बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। नोमिया प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। उसका वाहिद कज़न, वाहिद दोस्त उसके गिर्द फैली किताबों को समेटते हुए बोला तो उसने हाथ में पकड़ा पेन ज़ोर से खुली किताब पर पटक दिया और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, अजीब हो तुम भी, पिछले 1 घंटे से कह रहे हो मेरी बात सुन लो, लेकिन बताते नहीं कि क्या बात है। अजीब मैं नहीं तुम हो, मुसलसल किताबों में सर दिए बैठी हो, कोई जवाब ही नहीं दे रही। ये तुम्हें पता तो है मेरा एग्ज़ाम हो रहे हैं। हाँ पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी की बात ही ना सुनो। अच्छा बाबा, बहस में मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी कहो क्या बात है। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, और जो पिछले 1 घंटे से कोई बात कहना चाह रहा था, अब उसे कहने के लिए उसे सोचना पड़ रहा था या अल्फाज ढूंढने लगा था। माई डियर अता रहमान, मेरा ख्याल है तुम महज मुझे डिस्टर्ब करना मकसूद है। इतने प्यार से उसका पूरा नाम लेकर बात करना उसकी खफगी का इजहार हुआ करता था। नहीं नोमिया, उसकी खफगी का ये अंदाज़ वो अच्छी तरह समझता था और इस वक्त तो वो उसे किसी तरह खफा नहीं कर सकता था। जब ही फ़ौरन बोल पड़ा, ईमान से मेरा मकसद तुम्हें डिस्टर्ब करना हरगिज़ नहीं है। मैं जानता हूँ कल तुम्हारा कितना अहम पेपर है, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी बात किसी और से कह भी नहीं सकता। एक तुम ही तो हो, ये हम दोनों की मजबूरी है कि एक दूसरे के सिवा हम अपनी बात किसी और से नहीं कह सकते। इसने तस्लीम किया तो वो खुश हो गया। तुम समझती हो ना ये बात, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। किस सिलसिले में? बस एक छोटा सा काम है। उसके साथ ही वो बहुत तेज़ी में उठकर गैलरी में गया और टेलीफोन उठाकर लाया था। फिर उसके सामने रखता हुआ कहने लगा, सुनो मैं एक नंबर बताता हूँ, उसे डायल करो और दूसरी तरफ जो भी हो उससे कहो सोनिया को बुला दें। हैं? वो पूरी आंखें खोलकर चीखी, ये सोनिया कौन है? वो सोनिया? वो गड़बड़ाकर सर खुजाने लगा। देखो अता, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते। जो बातें सच सच बता दो, वरना बताऊंगा तुम्हें, नहीं बताऊंगा तो और किससे बताऊंगा, जल्दी बताओ। उसने बेसब्री का मुजाहरा किया। अभी नहीं। क्यों? वो फिर चीखी। अभी तुम्हें पेपर की तैयारी करनी है और मेरी तवील दास्तान सुनने में तुम्हारा खासा वक्त बर्बाद हो जाएगा। और तुम क्या समझते हो कि अब मैं सुकून से पढ़ सकूंगी? कभी नहीं। जब तक तुम मुझे उसके बारे में बताओगे नहीं, मेरा किसी बात में दिल नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे भले को कह रहा हूँ। मेरा भला चाहते हो तो जल्दी से बता डालो, और ज़रूरी नहीं कि पूरी तफसील बताने बैठ जाओ। मुख्तसर अल्फाज में तारुफ करवा दो, तफसील इम्तिहानों की बात सुनूंगी। तुम नहीं मानोगी, वो हथियार डालते हुए बोला। सोनिया पिछले 3 साल से मेरे साथ पढ़ रही है। 3 साल से? वो हैरत से चीखी। और तुम मुझे अब बता रहे हो? पागल हो तुम? वो झुंझुला गया। ये सही है कि हम 3 साल से इकट्ठे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग अभी हुई है, बस अभी कुछ दिन पहले या शायद कुछ महीने पहले। वो अचानक मुझे अच्छी लगने लगी और अब आलम यह है कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। और वो आंखों में शरारत भरकर मुस्कुराई थी वो भी। फिर अब मसला क्या है? मसला ये है कि वो 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रही और मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो क्यों नहीं आ रही। तो मालूम कर लो। वो फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं उसे फ़ोन नहीं कर सकता क्योंकि उसके घर का माहौल कुछ रिवायती किस्म का है और उसने मुझे सख्ती से मना कर रखा है। तुम्हारा मतलब है मैं फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम करूँ? हाँ, वो ज़ोर देकर बोला। बल्कि तुम ऐसा करो कि फ़ोन पर उसे बुला दो, फिर मैं खुद ही उससे बात करूँगा। अच्छा। उसने रिसीवर उठाया लेकिन फिर फ़ौरन रख दिया। क्या हुआ? वो बेताबी से पूछने लगा। कुछ नहीं। वो उसकी बेताबी पर महफूज हुई, फिर कहने लगी, मैं तो तुम्हारी सोनिया से बात करा देती। ये बताओ मेरे लिए क्या करोगे? भाई तुम पर ऐसा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। मेरा मतलब ये नहीं है। फिर? भाई कल मेरा आखिरी पेपर है, उसके बाद। अच्छा। वो उसका मतलब समझकर जल्दी से बोला, तुम्हें खूब घुमाऊंगा फिराऊंगा और आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। सिर्फ आइसक्रीम? ओफो भाई, जो तुम कहोगी वही। उसके साथ ही वो खुद नंबर डायल करने लगा। फिर रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाते हुए धीमी आवाज में बोला, लो बात करो। हेलो सोनिया, मैं उसकी दोस्त नोमिया हूँ। फिर सरगोशी में बोली, अभी आ रही है? लाओ फ़ोन मुझे दो। खबरदार, पहले मैं बात करूँगी। दूसरी तरफ शायद सोनिया आ चुकी थी। उसे खामोश रहने का इशारा किया, फिर बात करने लगी। आप सोनिया हैं? खुशी हुई आपसे मिलकर, बल्कि आवाज़ सुनकर। कौन है? मैं नोमिया हूँ, अता रहमान की कज़न। जी वो बिल्कुल खैरियत से है, बल्कि उसे आपकी खैरियत नेक मतलूब है। उसने बेसब्री से रिसीवर झपटा और कान से लगाते ही उसकी तरफ पीठ फेरकर बैठ गया। फिर आवाज़ को बहुत धीमे करते हुए बात करने लगा ताकि पीछे बैठी नोमिया उसकी बातें ना सुन सके। लेकिन वो भला बैठने वाली कहाँ थी। बहुत आहिस्तगी से खिसक कर उसके करीब हो गई और कान लगाकर सुनने लगी। सोनिया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, वो कह रहा था। उसकी आवाज़, उसका लहजा किस कदर मुख्तलिफ था। शायद जज्बों की शिद्दत आवाज़ व लहजे में सिमट आई थी। वो बेहद हैरान हुई थी। ये अता है? उसे शुबा हुआ। पहले उसकी चौड़ी पुश्त को घूरा, फिर देखने की गर्ज से बेड से उतरकर उसके सामने जाने जाती थी कि वह फ़ोन बंद करके खुद ही उसकी तरफ लपटा और उसकी हैरानकुन आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। ओह एता, तुम तो गए काम से। उसका अंदाज़ा ताज़ियत करने वाला था। लैंग्वेज प्लीज़।
वो तंबिया लहजे में बोला, पूरे 5 साल बड़ा हूँ तुमसे, एक तो नाम के साथ भाई लगाने में तुम्हारी ज़बान घिसती है। बहुत शौक है तुम्हें अता भाई कहलवाने का, तो सोनिया से कहो वो तुम्हें अता भाई कह लेगी। क्या क्या, वो चीखा। खबरदार मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश ना करना। वो उसे खतरनाक इरादे के साथ अपनी तरफ बढ़ते देखकर पीछे हटी। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, फिर आराम से फांसी चढ़ जाना। पीछे रोने वाली तो मौजूद देख, क्या भला सा नाम है सोनिया, वो खुद भी भली सी है। सोनिया के नाम पर वो दोबारा अपनी जगह बैठ गया। सच, मुझे मिलवाओ ना उससे, एक शर्त है। वो उसका इश्तियाक देखते हुए अकड़ गया। जल्दी कहो, तुम मेरा एहतराम किया करो। एहतराम? उसके चीखने पर जल्दी से बोला, ज़्यादा नहीं, बस मेरे नाम के साथ भाई, भैया, भाई जान का इजाफा कर दो। उसने बुरा सा मुंह बनाया और किताब खोलकर बैठ गई। तुम्हें इस पर इतराज़ है क्या? वो झुंझुलाया। मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो एकदम सीरियस हो गई। हम दोनों फर्स्ट कज़न हैं, यकीनन भाई बहन की तरह हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम अच्छे दोस्त हैं। ये जो हम बेधड़क एक दूसरे से अपने दिल की बात कह देते हैं तो सिर्फ इस दोस्ती की बिना पर, वरना कज़न और बहन भाई का रिश्ता ऐसा नहीं है। हम पाबंद हो जाएंगे और तुम्हें ये पाबंदी कबूल है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। कुछ देर खामोश रहकर कहने लगी, अब प्लीज़ अता भाई यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, मुझे स्टडी करनी है। क्या हुआ? वो उसी तरह संजीदा चेहरे के साथ पूछने लगी। तुम ठीक कहती हो, इस पहलू से तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा बस, अब मज़ीद मेरा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं, पहले अपने मखसूस अंदाज से को माय डियर अता, इसने प्यार से कहा, फिर ज़ोर से धाड़ी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो हंसता हुआ उठकर चला गया। आखिरी पेपर देकर सोई तो खूब तनकर सोई। शाम को मम्मी ने ज़बरदस्ती उठाया और उठते ही उसे याद आया कि अता ने आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था। फ़ौरन उसे फ़ोन करके कल की बात याद दिलाई तो जवाब में उसने बिल्कुल अनजान बनकर कब और कौन सी की गिरदान शुरू कर दी। ठीक है, मैं अभी नशरियाती राब्ते पर तुम्हारी और सोनिया की खबर नशर करती हूँ, उसने धमकी दी। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। वो दुहाई देने लगा, फिर आ रहे हो या नहीं? आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आइसक्रीम, उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। पक्की कंजूस हो। कंजूसी की बात नहीं है यार, महीने की आखिरी तारीखें हैं। खैर तुम ये बात कहाँ समझोगी? अतः वो कुछ कहना चाहती थी कि सिलसिला मुनक्किद कर दिया। कुछ देर तक वो रेडियल पर हाथ मारकर उसे पुकारती रही, फिर मायूसी से रिसीवर रखकर बाहर निकल आई। लान में दादा हस्बे मामूल और हस्बे आदत फूलों से हाल अहवाल पूछते नजर आए। वो बहुत खामोशी से दबे पाँव चलती हुई उनके पीछे जा खड़ी हुई। उसे बड़ा मज़ा आता था दादा की बातें सुनने में। वो फूलों पौधों की यूँ मुखातिब करते जैसे अपने बच्चों को मुखातिब कर रहे हों। हाँ भाई, तुम कैसे हो? उन्होंने जैसे ही कहा वो पीछे से आवाज़ बदलकर बोली, एकदम फर्स्ट क्लास। दादा खासे मगन थे इसलिए गौर ही नहीं किया, अपनी धुन में बोलते गए, वाकई कल से बहुत बेहतर नजर आए। और वो खिलखिलाकर हंसी तो दादा चौंक कर उसकी तरफ पलटे। तुम यहाँ कब आई और ये हंस क्यों रही हो? दादा कभी इतने प्यार से मेरा हाल अहवाल भी पूछ लिया करें यार। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? देखते नहीं इम्तिहानों की वजह से कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। दादा ने गौर से उसे देखा और तशवीश में मुब्तला हो गए। वाकई कमज़ोर तो लग रही हो। कब तक रहेंगे इम्तिहान? बस आज ख़त्म हो गए। वो इत्मीनान का सांस लेते हुए बोली, चलो अच्छा है, अब खूब रेस्ट करो, फिर आगे तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। मैं मेहनत से नहीं घबराती, जानता हूँ, फिर भी मेडिकल की तालीम खासी मुश्किल है। क्या क्या, वो चीखी। आपसे किसने कहा मैं मेडिकल में जाऊँगी? तुम्हारा बाप कह रहा था, और कोई ऐसी गलत बात भी नहीं कही उसने। माशाल्लाह तुम ज़हीन हो। ज़हीन होने का मतलब ये है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं पता, बस मुझे डॉक्टर नहीं बनना। दादा वजह जानना चाहते थे कि अता के आने से बात वहीं दे गई। वो उसे छोड़कर अता से उसका और उसके वालिदैन का हाल अहवाल पूछने लगी और वो महज उसे छेड़ने और उसके सब्र को आजमाने की गर्ज से इत्मीनान से दादा के साथ चलता हुआ लान चेयर पर बैठ गया। उसने फ़ौरन उसके पीछे से चेयर खींच ली। खबरदार बैठने की कोशिश मत करना। आपको नहीं पता दादा ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। क्या कर रहा है? दादा बिल्कुल नहीं समझे और वो बहुत मासूम बनकर कहने लगा, नोमिया प्लीज़ 2 मिनट दादा से बात कर लूँ फिर चलता हूँ। तुम पक्के बेईमान हो। अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। वह खफा होकर जाने लगी तो उसने हाथ पकड़कर खींच लिया। फिर दादा से कहने लगा, असल में दादा आज इसके इम्तिहान ख़त्म हुए हैं ना, और मैंने इससे वादा किया था कि जिस दिन इसका इम्तिहान ख़त्म होंगे मैं आइसक्रीम खिलाने ले चलूँगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। आइसक्रीम का वादा ज़रूर था, लेकिन वो उसका पोल खोलने जा रही थी कि उसने कलाई को झटक कर उसे अपने साथ ले चला। अच्छा दादा हम चलें, वापस ही मैं आपके पास बैठूंगा। वो उसे तकरीबन खींचता हुआ बाहर ले आया तो नोमिया तुम सचमुच किसी दिन मेरे हाथ से ज़ाया हो जाओगी। वो उसका हाथ छोड़कर बाइक स्टार्ट करने लगा। इसी वक्त डैडी आ गए। गाड़ी उन दोनों के करीब रोककर पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो बेटा? बस डैडी यूं ही ज़रा। वो इतना कहकर अता की तरफ देखने लगी तो डैडी उससे कहने लगे, अता बेटा गाड़ी चाहिए तो मेरी गाड़ी ले जाओ। वो आंखों से गाड़ी लेने का इशारा करने लगी, लेकिन वो फ़ौरन नज़रअंदाज कर गया। नो थैंक यू अंकल, हम बस अभी आ जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। डैडी अंदर चले गए तो उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए उसके पीछे बैठ गई। चलो अता, अब बगैर किसी कॉमा और फुल स्टॉप के शुरू हो जाओ।
साहिल पर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाते हुए बोली तो वो बिल्कुल नहीं समझा कि वो क्या कह रही है। हैरान होकर बोला, क्या मतलब? मैं सोनिया के बारे में तफसील से जानना चाहती हूँ। और मैं तो जैसे तुम्हें बता दूंगा। वो जलकर बोला, क्यों नहीं बताओगे? इसलिए कि मुझे बार बार तुम्हारे हाथों ब्लैकमेल होने का शौक नहीं। अभी तो जरा सा उसके बारे में जाना है तो बात बात पर धमकी देने लगती हो। जब तफसील जान लोगी तो पता नहीं क्या करोगी। तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगी। वो बरजस्ता बोली, तुम जालिब समाज, हमारी राह में रुकावट तो बन सकती हो। अतः उसने फौरन टोक दिया, तुम मुझे ऐसा समझते हो? हाँ, वो हंसने लगा, तुमने खुद ही ऐसा समझने पर मजबूर किया, वरना मैं तो तुम्हें। वो उसकी बात पर पूरे होने से पहले खड़ी हो गई। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो गई? वापस चलो, चलते हैं, पहले ये आइसक्रीम तो खत्म करो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। माय डियर स्वीट कज़न। उसने फौरन उसकी खफगी महसूस कर ली। कम ऑन बेबी, मैं मजाक करता हूँ और तुम बुरा मान जाती हो। तुम तो जैसे मेरा मजाक एंजॉय करती हो। अच्छा चलो बैठ जाओ। वो जितनी जल्दी रूठ जाती थी उतनी ही जल्दी मान भी जाती थी। उसके मसलियाना अंदाज पर बैठ गई और वो फौरन शुरू हो गया सोनिया के बारे में उसे तफसील से बताकर कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आया वो अचानक मुझे इतनी अपनी अपनी से क्यों लगने लगी। बल्कि सचमुच नोमिया, तो मैं बकिया ज़िंदगी को उसके बगैर अधूरा तस्वुर करता हूँ। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगा, वाकई हर बात के होने का वक्त मुकर्रर है और कोई भी बात मुकर्ररा वक्त से पहले या बाद में मुमकिन नहीं है। अब यही देख लो, हम 3 साल से इकट्ठे पढ़ रहे हैं, बार बार हमारा सामना हुआ, एक दूसरे से बातें भी की, बल्कि मेरा ख्याल है हम 2-3 बार कैंटीन भी साथ जा चुके हैं। और उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की मुझे इतनी अजीज हो जाएगी। सोनिया के जिक्र पर उसकी आंखों में जज्बों की सच्चाई मचलती देखकर वो कहने लगी, तुम तो वाकई उसके लिए संजीदा हो। तुम क्या समझती थी? मैंने मशगले के तौर पर। नहीं, वो फौरन बोल पड़ी, मैं कुछ नहीं समझती थी। तुम ये बताओ क्या इरादा है अब? इरादा तो बड़ा नेक है, लेकिन उसके लिए 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। 2-3 साल क्यों? क्या ये तुम्हारा आखिरी साल नहीं? वो तो है, मैं हाउस जॉब के 2 साल भी तो साथ मिला रहा हूँ। क्या ज़रूरत है? मैं तो कहती हूँ हाउस जॉब के दौरान ही शादी कर लेना। और क्योंकि शादी से पहले रिश्ता हो जाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आज ही ताया अब्बू और ताई अम्मी से बात करूँगी। देखो तुम फिर फाउल कर रही हो। वो उसे घूरता हुआ बोला, क्यों? आखिर बात तो बड़ों ही ने तय करनी है ना, तो फिर क्यों नहीं अभी से सिलसिला शुरू कर दें? वो उसे समझाते हुए कहने लगी, देखो ना आता, यूं ही तो शादी होगी ना, इसके लिए कितने मरहल से गुजरना पड़ेगा। पहले मरहले पर तुमने मुझे सोनिया के बारे में बताया, दूसरे मरहले पर मैं ताई अम्मी अम्मा को बताऊंगी। उसके बाद ताया अब्बू तक पहुंचने का मरहला आएगा। फिर ताया अब्बू दादा और मम्मी डैडी से मशवरा करेंगे और उसके बाद खुदा के लिए खामोश हो जाओ। उसकी इतनी लंबी तमहीद पर उसने सर पकड़ लिया। इतने मरहले तय करने में तो मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अभी। बस वो हाथ उठाकर बोला, अपने मशवरे अपने पास रखो, मैं तुमसे बेहतर समझता हूँ। तुम बस इतना याद रखो, मेरे फाइनल ईयर से पहले कोई बात नहीं होगी। तुम्हारी मर्जी, वरना मैं तो तुम्हारा भला सोच रही थी। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली, मुझे पता है तुम मेरा कितना भला सोचती हो, अतः आप मेरे खलूस पर शुबा ना करें। कौन काफिर तुम पर शुबा करेगा? उसने सोचा था इम्तिहानों से फारिग होते ही वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर या तो फ्लावर मेकिंग का कोर्स करेगी या फिर कुकिंग सीख लेगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो अपनी सोच को अमली जामा ना पहना सकी। कुछ वो खुद सुस्ती कर रही थी और कुछ अम्मी भी राजी नहीं हुई। उनका कहना था, तुम इम्तिहानों की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई हो, इसलिए मज़ीद कोई मसरूफियत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जहन को रेस्ट दो, फिर रिजल्ट के बाद वही किताबें होंगी और तुम होगी। उसने मम्मी की बात मान ली थी, लेकिन अब वो बहुत बोर हो गई थी, क्योंकि करने को कुछ भी नहीं था। सारा दिन कमरे में बंद म्यूजिक सुनती या फिर दादा से गप्पे लड़ाती। दादा भी अजीब थे, या उसी का ख्याल था। मूड में होते तो घंटों उसके साथ बातें करते, वरना 2 मिनट के बाद उसे अपने कमरे से निकल जाने का कह देते, और वो उनके कहने से तो कभी उनके कमरे से नहीं निकलती थी। अलबत्ता जब वो इकबाल की बांगे दरा उसके हाथ में थमाकर जरा पढ़कर सुनाओ कहते, तो वो वहाँ से खिसकने के बहाने ढूंढा करती थी। दादा को शायरी का खपत था और वो उस मामले में सिफर थी। शुरू में उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि जब वो उनकी दी हुई किताब में से शेर पढ़कर सुनाती थी तो दादा उसे डांटते क्यों थे। बहुत बाद में उसे मालूम हुआ कि वो शेर को कौंसर के अंदाज में पढ़ जाती थी, फिर कोशिश के बावजूद अपना तलफ़ुज़ सही नहीं कर पाती थी। एक बार वो बहादुर शाह जफ़र की मशहूर गज़ल लगता नहीं है दिल मेरा के उस शेर को बड़े एहनामाक से यूं पढ़ रही थी, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन। उम्र दराज, दादा बाकायदा चीखे थे, यूं लग रहा है जैसे किसी का नाम ले रही हो उम्र दराज। दादा, इसमें ऐसे ही तो लिखा है। वो उनके चीखने पर किस कदर सहम गई थी। आंखें खोलकर देखो, रुक के नीचे ज़ेर होगा, उम्र दराज। दादा ने तहसीन की तो उसने पहले किताब में गौर से देखा, फिर किताब दादा की तरफ बढ़ा दी। कोई ज़ेर ज़बर नहीं लगा हुआ, आप खुद ही देख लें। दादा ने उसके हाथ से किताब लेकर देखी, फिर तासुब से सर हिलाते हुए बोले, तुम्हारी गलती नहीं है, पता नहीं किस जाहिल ने किताब करवाई गई है, जो उम्र दराज और उम्र दराज का फ़र्क ही नहीं समझते। फिर एकदम उस पर बरस पड़े थे, तुम में इतना शऊर होना चाहिए था, आखिर मैट्रिक पास कर चुकी
हो, दादा मुझसे ऐसी किताबें मत पढ़वाया कीजिए, मेरी समझ में नहीं आती। वो उनके पास से उठ गई थी और अब भी जब दादा को उसे अपने पास से हटाना मकसूद होता तो वो उससे कोई शेर बनाने की फरमाइश करते और वो चिपक से खसक जाती। मम्मी और डैडी कंपनी और अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मम्मी उसे देखते ही नसीहतों का अंबार लगा देती थी और डैडी अपनी बात मनवाने के लिए ज़बरदस्ती मुसल्लत करने में मास्टर थे। इसलिए वो सिवाय नाश्ता खाने के उन दोनों के साथ बैठने से गुरेज करती थी। एक अता था जिसके साथ उसकी खासी बल्कि सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। अब उसे उसके पास सिवाय सोनिया के और कोई मौजू नहीं मिलता था। पहले रोज़ाना नहीं तो हर दूसरे दिन ज़रूर चक्कर लगाता था और इधर एक हफ्ते से पता नहीं कहाँ गायब था। इस दौरान वो 2 मरतबा ताया अब्बू के घर जा चुकी थी। वो घर पर भी नहीं मिला था और अब वो निहायत संजीदगी से उसे नाराज़ होने का प्रोग्राम बताती हुई दादा के पास चली आई थी। जब हस्बे मामूल पौधों में मसरूफ़ थे, सामने से अता को आते देखकर वो फ़ौरन हंसी रोककर दोबारा दादा की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो समझ गया खफा है, फिर भी करीब आकर दादा को मुखातिब किया, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो मियाँ, इतने दिन कहाँ गायब रहे थे और तुम्हारी अम्मी अब्बा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं, आपको बहुत सलाम कह रहे थे। वो गायब रहने का सवाल गोल कर गया था, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कैसी हो नोमिया? उसने जवाब नहीं दिया, मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। बाहर गुब्बारे वाला खड़ा था, उसके फूले मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, कह रहा था बाबू ले जाओ। मैंने कहा अगर एक अल्फाज भी आगे बोला तो तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। वो फौरन बोल पड़ी। दादा पहले हैरान हुए फिर डांटने लगे, नोमिया बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? बड़ों से? मैं इससे बात ही नहीं करना चाहती। वो गुस्से और नाराजगी का इजहार करते हुए अंदर चली गई तो वो भी पीछे आ गया। सफाई का मौका तो दो। झूठी दास्तानें सुनाने की जरा जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। गजब खुदा का, अभी तो शादी नहीं हो और ये हाल है। जब शादी हो जाएगी तो सालों साल शक्ल नहीं दिखाओगे। हाँ हाँ, वो पहले हंसा पीट कहने लगा, तुम क्या समझती हो मैं सुबह शाम सोनिया के दर पर हाजिरी देता हूँ? और क्या बेवकूफ़ हो तुम। अगर उसके घर तक खुद रसाई हासिल कर सकता तो उस रोज़ तुमसे फ़ोन क्यों करवाता? अरे उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं है। उसका मूड एकदम बदल गया। फिर कहाँ गायब रहे हो इतने दिन? एक दोस्त बीमार था, उसकी तामीरदारी में लगा हुआ था। क्यों, उसके घर वाले नहीं है क्या? देखो तुम ये आपाओ वाले लहजे में मुझसे जुर्रत मत किया करो बात करने की। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। वो उसके लहजे से चिढ़कर बोला तो वो हंस पड़ी। अच्छा चलो अब मुंह फुलाकर बोर करने की कोशिश मत करो, मैं पहले ही इतने दिनों से बोर हो रही हूँ। फिर उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आते हुए बोली, कहीं बाहर चलते हैं। चलो लेकिन आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा। क्यों? जेब बिल्कुल खाली है और हाँ स्कूटर में पेट्रोल भी इतना ही है कि मैं यहाँ से अपने घर तक जा सकूँ। वो टिटोलती नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी कि कहीं वो उसे टालने की घर से तो नहीं कह रहा और उसे यूँ देखकर उसने कंधे उचकाकर मजबूरी जाहिर की। ठीक है मुझसे उधार ले लो। वो उसे बख्शने के मूड में थी। क्या मतलब? क्या आज की तारीख में तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगी? खिला सकती हूँ लेकिन मुझे पता है कि तुम पसंद नहीं करोगे। नहीं नहीं, मैं बहुत पसंद करूँगा। वो उसकी कमीनगी पर हंसता हुआ उससे आगे चल पड़ा। सुनो, वो उसके पीछे बाइक पर बैठते हुए बोली, मैं तुम्हें ना सिर्फ आइसक्रीम बल्कि और भी बहुत कुछ खिलाऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम सोनिया के बारे में कोई बात नहीं करोगे। क्यों? वो वाकई हैरान हुआ। इसलिए कि सिर्फ उसकी बातें करते हो, उससे मिलवाते तो हो नहीं। मिलवाऊंगा, वक्त आने पर सबसे पहले तुम्हें ही मिलवाऊंगा, वादा? हाँ, उसने कहा और एक झटके से बाइक आगे बढ़ा दी। सुबह मम्मी ने बहुत जल्दी से उसे उठा दिया और फौरन नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आने का कहकर चली गई। उसने घड़ी की तरफ देखा, अभी तो सिर्फ 7 बजे थे। उसे हैरत हुई क्योंकि जब से कॉलेज बंद हुआ था वो इत्मीनान से 9-10 बजे उठा करती थी और मम्मी ने कभी उस पर एतराज़ भी नहीं किया था। आज इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? वो सोचती हुई उठकर वॉशरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर निकली तो मुलाजिमा मौजूद थी। उसे देखते ही कहने लगी, साहब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। डैडी का मूड कैसा है? वो आवाज़ दबाकर पूछने लगी। पता नहीं जी, वैसे खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा। वो दिल ही दिल में खुशी का सबब कयास करती हुई डाइनिंग रूम में आई और बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करके अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गई। कि नखियों से पहले मम्मी और फिर डैडी की तरफ देखा और इसी वक्त डैडी अखबार पर से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अच्छा। वो सारे लिहाज भुलाकर एकदम अखबार पर झपट पड़ी और रही सही कसर रिजल्ट ने पूरी कर दी। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी उसने टॉप किया और ये कोई मामूली बात या मामूली खबर बिल्कुल नहीं थी जो वो खामोशी से हजम कर लेती। हुर्रे, वो जोर से चीखी और क्योंकि डैडी करीब बैठे थे इसलिए अपनी जगह से उठकर उनसे लिपट गई। दादा कहाँ हैं? डैडी से अलग हुई तो दादा के बारे में पूछने लगी। वो वॉक के लिए गए हैं, मम्मी ने बताया तो वो दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। मम्मी, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, दिल तो चाह रहा है खूब जोर जोर से चीखूं। नोमिया, डैडी के टोकने पर वो एकदम खामोश हो गई। ये तुम्हारा पहली बार या आखिरी कामयाबी नहीं है। इससे पहले भी तुम टॉप कर चुकी हो और आइंदा भी तुम्हें टॉप ही करना है। जी डैडी। खैर अब नाश्ता करो। वो खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगे। फिर जब डैडी ऑफिस चले गए तो उसने खूब धूम मचाया। इसकी खुशी का इजहार करते अपने कमरे की हर चीज उलट पुलट कर दी।
दादा आए तो उसने अपनी कामयाबी की खुशखबरी दादा को सुनाई। उसकी आंखें छलक पड़ी। अरे ये तो खुशी की बात है और तुम रो रही हो। दादा ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। ये खुशी के आंसू हैं। वह तेलियों से आंखें रगड़ते हुए बोली। फिर उनके साथ आकर बैठी ही थी कि अत्ता के साथ ताया अब्बू और ताई अम्मी आ गई। मिठाई फूलों के साथ ढेरों दुआएं जिन्हें वो अपने दामन में समेटती रही। अदा तुम सिर्फ दुआओं से काम नहीं चला सकते। वो उसके साथ अपने कमरे में आई तो कहने लगी, क्या मतलब? वो समझकर भी अनजान बना। मतलब ये कि मैं तुमसे अच्छा सा गिफ्ट लूंगी। मांगी हुई चीज़ गिफ्ट नहीं होती। वो जूते उतारकर वहाँ सोफे पर लेट गया। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल नहीं बुरा कर सकते। मैं हर हाल में तुमसे गिफ्ट लूंगी। अच्छा भाई, गिफ्ट भी दे दूंगा। पहले ये बताओ अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने सोचा ही नहीं है, वो लापरवाही से बोली। सोचने की ज़रूरत ही क्या, सीधे सीधे मेडिकल में एडमिशन ले लो। वह बेजार सी शक्ल बनाकर बोली और उसके क्यों के जवाब में वजाहत करना चाहती थी कि मुलाजिमा ने उसके फ़ोन की इत्तला दी। वो अभी आई कहकर फ़ोन सुनने चली गई। उसकी दोस्त का फ़ोन था जो उसे मुबारकबाद दे रही थी और फिर यह सिलसिला चल निकला। सारा दिन वक्फे वक्फे से फ़ोन की घंटी बजती रही और वो भाग भाग कर रिसीवर उठाती रही। रात के खाने पर मम्मी ने अच्छा खासा एहतमाम कर डाला था और ख़ास तौर पर उसके पसंदीदा स्वीट डिश खुद बनाई थी। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया और खाने के बाद जब ताया अब्बू और ताई अम्मी रुखसत हो गए तो उन्होंने अगले दिन सबको अपने यहाँ आने की दावत दे दी। फिर हफ्ते 10 दिन वो यूं मसरूफ़ रही। कभी उसकी सहेलियाँ आ जाती और कभी किसी सहेली के यहाँ इनवाइट होती। और जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ तो डैडी शायद उसी इंतज़ार में थे। उससे कहने लगे, मैं तुम्हारे एडमिशन के सिलसिले में इब्तदाई तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर लिए। कहाँ? वो पूछे बगैर ना रह सकी। स्पार्टन यूनिवर्सिटी में। स्पार्टन यूनिवर्सिटी? उसने ज़ेरे लब दोहराया और एक लम्हे में कराची से खैबर तक की सारी यूनिवर्सिटियाँ सोच डाली, लेकिन ये नाम कहीं भी नहीं मिला। तब डैडी से उसने पूछा, ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? वेस्ट इंडीज़ में। क्या? बेसाख्ता चीख को किसी तरह ना रोक सकी, अलबत्ता अगला जुमला रोकने में कामयाब हो गई। वो भी अगर डैडी की जगह कोई और होता तो रोकने का तकल्लुफ़ कभी ना करती, बिला जग कह देती, आपका दिमाग सही है। मेरे एक दोस्त डॉक्टर आबिद लगारी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। डैडी उसकी चीख की परवाह किए बगैर कहने लगे, गुज़श्ता साल जब मैं वहाँ गया था तो इत्तेफाक से लगारी से मिलने यूनिवर्सिटी जाना पड़ा और इसी वक्त मैंने सोच लिया था कि एफएससी के बाद तुम्हारा वहीं एडमिशन करवा दूंगा। इस सिलसिले में मैंने लगारी से भी बात की थी। वैसे तुम्हें किसी सिफारिश की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई तो लगारी मदद करेगा। वो एहतजाज करना चाहती थी लेकिन डैडी के सामने ये सब फजूल था। तुम तैयारी करके रखना, जिस दिन लगारी से बात होगी उसी दिन तुम्हारी सीट कंफर्म कर दूंगा। वो मुतैयर सी डैडी को जाते हुए देखती रही और उनके जाने के बाद भी उसी तरह बैठी रही। नोमिया, मम्मी ने कंधे पे हाथ रखकर बुलाया। वो खोए खोए लहजे में बोली, हाँ। मम्मी ने मुस्कुराते हुए जिस इत्मीनान से हाँ कहा उससे वो समझ गई कि डैडी उससे पहले मम्मी से बात कर चुके हैं और वह यकीनन उनसे मुत्तफिक हैं। और जिस तरह डैडी के सामने एहतजाज करना फजूल था, उसी तरह मम्मी से मदद लेना फजूल तरीन। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। टेबल पर नजर पड़ी तो पेपर वेट के नीचे बड़ा सा कागज देकर उसी की तरफ आ गई। करीब खड़े होकर उस पर मोटे मोटे हुर्फ से लिखे नाम को दिल ही दिल में 2-3 बार दोहराया। फिर कदरे ऊंची आवाज में दांत पीसकर बोली, स्पार्ट हेल्थ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज। कागज खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस पर भी गुस्से कम नहीं हुआ तो बेड पर गिरकर रोने लगी। कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद तकिए से आंखें रगड़ते हुए अपने आप से कहने लगी, मेरे रोने का किसी पर कुछ असर नहीं होगा। रोने में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि डैडी को उनके इरादे से बाज रखने के लिए कोई और तरकीब सोचूं। भूख हड़ताल ना, बीमार पड़ जाऊं नहीं, खुदकुशी की धमकी, सब फजूल है। दादा, अरे हाँ दादा। उम्मीद की किरण नजर आई तो उसी वक्त उठकर दादा के कमरे में आ गई। वो हस्बे आदत किताबों में सर दिए बैठे थे। दादा, आपको पता है इस घर में क्या हुआ है? वो उनके बेड के पास नीचे घुटने टेक कर बैठने हुए चौंकाने वाले अंदाज में बोली और दादा जरा भी ना चौंके, इत्मीनान से पूछने लगे, क्या हो रहा है? साजिश, इंतहाई खतरनाक साजिश। उसने लहजे को खौफनाक बनाया। किसके खिलाफ? उनका इत्मीनान बरकरार रहा, मेरे खिलाफ, यानी आपकी पोती नोमिया सैफुर रहमान के खिलाफ। कौन कर रहा है? आपका बेटा और बहू हैं। दादा किताब रखकर बाकायदा उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। किसकी बात कर रही हो? मम्मी, डैडी की। वो रूठे लहजे में बोली। चिच्चे, आप माँ बाप भी औलाद के खिलाफ साजिश करने लगे हैं ना? अफसोसनाक बात है ना? वो फौरन उनसे पूछने लगी, क्या बात बताई दादा, आपको मुझसे कितना प्यार है? प्यार नापते का कोई पैमाना नहीं होता। अच्छा ये तो बताएं, क्या आप मेरे बगैर रह सकते हैं? धीरे धीरे वो असल मौजू की तरफ आने लगी थी और दादा सोच में पड़ गए। उसकी तरफ देखा। वो नजरें उन पर जमाए पूरी जान से मुतवज्जा थी। उन्हें उसके अंदाज पर शुबा हुआ तो पूछने लगे, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मदद? किस सिलसिले में? डैडी मुझे काले पानी में भेज रहे हैं।
दादा हैरान हुए। क्या जुर्म किया है तुमने? मैंने टॉप किया है। अगर मुझे पता होता तो कभी इतनी मेहनत ना करती, फेल हो जाती। उसके साथ ही उसने दादा को सारी बात बता दी। आखिर में कहने लगी, दादा आप समझाएं डैडी को, वो मुझे इतनी दूर ना भेजें। अगर उन्होंने बस दादा ने हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारा बाप बिल्कुल सही कह रहा है। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारी भलाई सोचता है। तुम खुद सोचो, तुम ज़हीन हो, बासलाहियत हो, चंद सालों की मेहनत से बड़ा आदमी बन सकती हो। मुझे नहीं बनना बड़ा आदमी। और अगर ऐसा ही शौक है तो अता को भेज देना। अता का बाप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। ताया अब्बू अफोर्ड नहीं कर सकते, डैडी तो कर सकते हैं। डैडी भेज दे उसे। तुम्हारे डैडी को उससे इनकार नहीं होगा, बल्कि वो तो बहुत पहले अता और तुम्हारे ताया अब्बू को ऑफर कर चुके हैं। लेकिन बेटा, हर आदमी के कुछ असूल होते हैं। मैं ये सब नहीं जानती, बस आप डैडी को मना करें। वो ज़िद्दी लहजे में बोली। सॉरी बच्चे, ये तुम अपने बाप बेटी का मामला है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दादा साफ दामन बचाने गए तो वो रोने लगी। मैं जानती हूँ आपको मुझसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसी को मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो उसी तरह रोती हुई उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम में जिस वक्त अता आया, वो अटैची में सोच सोच कर अपनी ज़रूरी चीज़ें रख रही थी। वो कुछ देर तक खामोशी से देखता रहा और वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज किए अपने कामों में मसरूफ़ रही। कहीं जा रही हो? हाँ, उसने मुख्तसर जवाब देने पर इत्तफाक किया। कहाँ? वेस्ट इंडीज़ मैच देखने। वो इतनी सादगी से बोला कि वो बेसाख्ता हंस पड़ी। हंस क्यों रही हो अता रहमान? तुमने मुझे इतना फालतू कैसे समझ लिया कि मैं सिर्फ मैच देखने ही गर्ज से वेस्ट इंडीज़ जाऊंगी? अक्सर लोग जाते हैं। इन अक्सर लोगों में और मुझ में फ़र्क है। हाँ हाँ, वो अपने मखसूस अंदाज में हंसा, फिर कहने लगा, तुम्हें तो जैसे और बहुत सारे काम हैं, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मूड सख्त ख़राब है, तुम्हारा सर भी तोड़ सकती हूँ। मुझे पता है तुम पहले भी कई बार ऐसी कोशिश कर चुकी हो। ये बात अलग ही कभी कामयाब नहीं हुई। उसके खामोश रहने पर कहने लगा, सच बताओ मामला क्या है? वो सारा मामला बताकर आखिरी कोशिश के तौर पर उससे कहने लगी, अदा तुम ही किसी तरह डैडी को समझो। मैं? यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं? वो कुछ इस अंदाज से बोला कि दिल चाह सचमुच उसका सर तोड़ दे। लेकिन फिर अचानक याद आया तो कहने लगी, क्यों? मैंने सोनिया के सिलसिले में तुम्हारी मदद नहीं की थी? और इस वक्त तुमने वादा किया था कि कभी वक्त आने पर तुम भी मेरी मदद करोगे। अगर वहाँ रिचर्ड डिसन जैसा कोई बंदा तुम्हें पसंद आ जाए तो फ़ौरन मुझे लिखना, मैं अंकल से सिफारिश ज़रूर करूँगा। तुम इंतहाई कमीने इंसान हो। वो उसे मारने के लिए इधर इधर कोई चीज़ तलाश करने लगी और वो उसका इरादा भांपकर तकिए को ढाल बनाकर खड़ा हो गया और उसके गुस्से की परवाह ना करते हुए कहने लगा, मुझे तुमसे पूरी तरह हमदर्दी है। वैसे अंकल को सूझी क्या थी? भेजना ही था तो इंग्लैंड भेज देते, अमेरिका या वेस्ट इंडीज़ वाली बात समझ में नहीं आई। वेस्ट इंडीज़ में उनका जिगरी यार लगारी साहब रहता है। यकीनन उन्होंने ही डैडी को मशवरा दिया होगा। अल्लाह करे ये लगारी साहब। बुरी बात, उसने फ़ौरन टोक दिया। किसी के बारे में गलत अल्फाज मुँह से नहीं निकालते, किसी के बारे में ना। और तुम किसी नहीं हो अताउर रहमान, और तुम्हारे लिए मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। अल्लाह करे तुम पता नहीं क्यों एकदम खामोश हो गई। आगे कहो, वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। अल्लाह करे तुम्हें कुछ ना हो। उसके साथ ही वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। अरे, वो तकिया फेंककर उसके पीछे चला आया, कंधे से थामकर सोफे पर बिठाया, फिर उसके लिए पानी ले आया। बेवकूफ़, रोना बुज़दिली है। चलो जल्दी से आंसू पोंछो। वो हथेली से आंखें रगड़कर सीधी हो बैठी। उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर एक ही सांस में खाली किया। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मेरी कज़न, मेरी दोस्त बुज़दिल नहीं हो सकती। वो उसके बालों में हल्का सा झटका देकर मुस्कुरा दिया। वो ज़्यादा देर तक किसी भी बात को अपने ऊपर तारी नहीं कर सकती थी। जब तक समझती कि होनी को अनहोनी या अनहोनी को होनी कर सकती है, तब तक रोती, शोर मचाती, दुआएं देती या मुख्तलिफ फरबे इस्तेमाल करती। लेकिन जब ये यकीन हो जाता वो किसी भी बात को या हालात को अपने हक में नहीं ला सकती, तो हथियार डाल देती थी, अपने अंदर नया अज़म पैदा कर लेती थी। उसका कहना था, हथियार डालने ही में खुशी है ताकि सामने वाला मरूब तो हो। अब भी पहले उसने खूब शोर मचाने के साथ और भी बहुत हरबे इस्तेमाल कर डाले थे, यहाँ तक कि सबके साथ एयरपोर्ट जाते हुए भी वो खामोश और मिस्कीन सी शक्ल बनाए रही कि शायद किसी को रहम आ जाए और रास्ते ही से गाड़ी मोड़ ली जाए। लेकिन किसी को रहम नहीं आया। और जब डैडी ने उसे खुदाफिज कहा तो ये यकीन होते हुए कि वो होनी को अनहोनी नहीं कर सकती, गर्म जोशी से उनके साथ लिपट गई। मैं बहुत मेहनत करूंगी डैडी। गुड, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद है। डैडी ने उसकी पेशानी चूम ली, फिर मम्मी से गले मिली तो उन्होंने हस्बे आदत नसीहतें शुरू कर दी। उसने मुस्कुराकर कहा, हर बात से फिर असबात में सरी लाए। दादा की आगोश में समाई तो कहने लगी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उम्र दराज से भी ज़्यादा। कौन उम्र दराज? दादा बेहद हैरान होकर पूछने लगे, वही जो 4 दिन मांग कर लाया था और जिसके 2 आरजू में कट गए थे और 2 इंतजार में। हाँ,
दादा मुंह और आंखें पूरी खोले शायद समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनके पास खड़ा आता बेसाख्ता जोर से हंस पड़ा। अच्छा, आप संजीदा कलमात कहने की कोशिश मत करना। मेरा उदास होने और रोने का कोई इरादा नहीं है। और हाँ, मुझे हर हफ्ते तुम्हारा खत मिलना चाहिए। याद रखो, जिस हफ्ते तुम्हारा खत ना आया उससे अगले हफ्ते में तुम्हें यहीं मिलूंगी। उसका हाथ थामकर उसने बाकायदा धमकी दी। फिर सरगोशी में कहने लगी, सोनिया से मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि उसकी दीद की हसरत लिए जा रही हूँ। बेवकूफ़, जब वापस आओगी तो यहीं तुम्हें अपने इस्तकबाल को मिलेगी। खबरदार, मेरे बगैर शादी मत करना, वरना जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। वो उसकी बात पर बहुत महफूज होकर हंस पड़ा। इसी वक्त माइक पर नाम अनाउंसमेंट होने लगी तो डैडी ने उसे पुकार लिया और वो एक बार फिर सबसे मिलकर अपने सफर पर रवाना हो गई। अजनबी देश, जिसके बारे में उसकी मालूमात सिर्फ इतनी थी कि पाकिस्तानी टीम वहाँ क्रिकेट खेलने जाती है, और शायद अता भी सिर्फ इतना ही जानता था। जब भी तो पूछ रहा था कि वो मैच देखने जा रही है। इसकी बात याद आकर बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। अपना सामान, जो अटैची और एक बैग पर मुश्तमिल था, लेकर बाहर आई और तो एकदम तन्हा होने का एहसास ने परेशान कर दिया। साथ ही ये सोच भी कि अगर अंकल लगाड़ी किसी वजह से उसे ना लेने आ सके तो वो क्या करेगी। उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर मेरे पास है, उसने सोचा, और बैग खोलकर जल्दी जल्दी उसमें वो कागज़ तलाश करने लगी जिस पर डैडी ने उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख कर दिया था। नोमिया, वो तकरीबन बैग के अंदर सर घुसाए हुए थी जब किसी ने पता नहीं उसे पुकारा था या उसका नाम पूछा। उसने फौरन सर ऊंचा किया और पूछने लगी, आप अंकल लगाड़ी हैं? उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया तो वो इत्मीनान का सांस लेते हुए सीधी खड़ी हो गई। थैंक्स गॉड, मैं किसी परेशानी से बच गई। वैसे आपने मुझे पहचाना कैसे? सेफ ने तुम्हारी तस्वीर भेजी थी। उन्होंने डैडी का नाम लिया। ये डैडी ने अक्लमंदी का काम किया, उसने जिससे बेसाख्तगी से कहा। इसी बेसाख्तगी से अंकल लगाड़ी हंस पड़े। खैर, ऐसा भी नहीं है, डैडी बहुत जीनियस हैं। अब तुम लाख उसकी तारीफ करो, मैं यकीन नहीं करूंगा। सच वही है जो पहले तुम्हारे मुंह से निकला। अगर आप डैडी के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते तो यही सोच लीजिए, क्योंकि मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझे। ऐसा ना हो मुझे अपने घर ले जाकर आपको पछताना पड़े कि किसी बदतमीज लड़की को ले आया हूँ। नहीं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। चलो। उन्होंने ड्राइवर को उसका सामान उठाने का इशारा किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। अंकल लगाड़ी के घर में सबसे अपने मखसूस अंदाज में मिली, यानी कोई तसन्ना नहीं, कोई बनावट नहीं। जिसने उसकी आमद को जिस अंदाज से लिया उसका बड़ा अजहार भी कर दिया। इनका मिसेज अमेरिकन थी, बेहद स्मार्ट। उससे हाथ मिलाते हुए टूटी फूटी उर्दू में कहने लगी, पाकिस्तान से आया, मैं पाकिस्तान देखने का बहुत शौक। अरे, वो हैरत का इजहार करने से बाज ना रह सकी। आपने अभी तक पाकिस्तान नहीं देखा? मेरा मतलब आप कभी वहां नहीं आई? नहीं, हम कभी वहां नहीं गए। इनके बजाय जवाब किसी और ने दिया। वो गर्दन मोड़कर इसी तरफ देखने लगी तो अंकल लगाड़ी तारुफ करवाते हुए कहने लगे, ये हमारा सबसे बड़ा बेटा है आसिफ। ये हुआना की एक मकामी फॉर्म में इंजीनियर है। हेलो। उसकी बेतकल्लुफी से मुस्कुराने पर वो उसके साथ खड़ी लड़की की तरफ मुतवज्जा हुई। मैं आलिया हूँ। वो खुद अपना तारुफ करवाने लगी। जहाँ तुम्हारा एडमिशन हुआ है मैं वहीं पढ़ती हूँ। ये तो अच्छी बात है। उसने खुशी का इजहार किया। मुझे तुम्हारा साथ मिल जाएगा। मुश्किल है। उसने जरा भी मुरव्वत से काम नहीं लिया। तुम्हारी और मेरी क्लास में कम अज कम 1 किलोमीटर का फासला तो होगा ही, और रोजाना इतना फासला तुम तय कर सकोगी और ना मैं। वो कुछ खिसका कर अंकल लगाड़ी की तरफ देखने लगी तो वो कहने लगे, यूनिवर्सिटी में ना सही, घर में तो तुम दोनों का साथ रहेगा ही। और उसे डैडी की कई बात याद आई। उन्होंने कहा था लगाड़ी तुमसे अपने घर पर रहने पर इसरार जरूर करेगा, लेकिन मैं उसे मुनासिब नहीं समझता। तुम सहूलत से मना कर देना। लेकिन अंकल, वो सोचकर बोलने लगी, अगर आप हॉस्टल में मेरा इंतजाम कर देते। क्यों बेटा, यहाँ रहने में तुम्हें क्या एतराज है? तुम्हारा अपना घर है। उन्होंने अपनायत से कहा। जी अंकल, वो तो है, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे लिए हॉस्टल में रहना ज्यादा मुनासिब है। उसने डैडी का नाम नहीं लिया। अगर तुम ऐसा समझती हो तो ठीक है। बहरहाल, जब तक तुम्हारा हॉस्टल में इंतजाम नहीं हो जाता तुम यहाँ आज़ादी और बेतकल्लुफी से रह सकती हो। उसने इस बात में सर हिलाते हुए उनकी स्मार्ट लेडी की तरफ देखा। वो अपने मियाँ की तायद कर रही थी, जबकि उनकी औलादों ने कोई तबसरा नहीं किया। फिर तकरीबन 15 दिन उसे अंकल लगाड़ी के यहाँ रहना पड़ा। उस दौरान डैडी ने 2-3 बार फोन करके उसकी खैरियत मालूम की और खास तौर से पूछा कि हॉस्टल कब मुंतकिल हो रही है। हॉस्टल में बड़ी मुश्किल से उसे जगह मिली, वो भी एक हिंदू लड़की के साथ। उससे उसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन पहले दिन ही उसने कुछ अच्छा तासुर नहीं दिया। वो जब अपनी अटैची का सामान अलमारी में सेट करके पीछे बैठी कि वो लड़की पूछने लगी, कहाँ से आई हो? पाकिस्तान से, उसने खुशी होकर बताया तो उस लड़की ने ऐसी बुरी शक्ल बनाई उसे भी पूछना पड़ा।
और तुम भारत से। जवाब में उसने भी उससे ज़्यादा बुरी शक्ल बनाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उसे हंसी आ गई। तुम हंस क्यों रही हो? वो नागवाड़ी से पूछने लगी। हंसना मेरी आदत है, तुम्हें कोई एतराज़ हो तो बता दो, मुझे क्या ज़रूरत है एतराज़ करने की। हाँ, एतराज़ करना भी मत, क्योंकि मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकती। फिर उसे किसी फिल्म का मुकालमा याद आया तो उस पर आजमा डाला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। लड़की ने पहले घूर कर देखा, फिर मुंह फुलाकर बोली, बसंती। क्या? वो चीखी। सचमुच तुम्हारा नाम बसंती है? उसका इस बात में सर हिलना था कि वो हंसते हंसते बेहाल हो गई। बसंती उसे घूरती रही, फिर बड़बड़ाती हुई उठकर किचन में चली गई। उसने जब हंसना बंद किया तो सामने बसंती को ना पाकर इधर इधर देखने लगी। फिर चाय की खुशबू महसूस करके फौरन उठी और उसके पीछे किचन में आ गई। चाय बना रही हो? उसने इश्तियाक से पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, उसने रूखा सा जवाब दिया। अरे, जब साथ रहना है तो एक दूसरे के लिए चाय बनाने में क्या हर्ज है? तुम बनाओगी तो मैं पी लूंगी, और मैं बनाऊंगी तो तुम भी पी लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सिर्फ एक मग में चाय डाली और मग उठाकर दोबारा कमरे में आते हुए कहने लगी, किचन में तमाम बर्तन मेरे हैं, इन्हें हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना। क्यों? वो हैरान हुई और पलटकर किचन के अंदर देखने लगी, जहाँ गिनती के कुछ बर्तन रखे थे। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर बात का जवाब दूं। वो कंधे उचकाते हुए दोबारा अपने बेड पर आ बैठी। कुछ देर तक सोचती रही। अगर मालूम होता तो बर्तन साथ ले आती। अंकल ने भी नहीं बताया, अब सुबह क्या करूंगी? चाय के बगैर तो हिला भी नहीं जाता। सुनो, उसने एकदम मुखातिब किया, यहाँ मेस वगैरह तो होगा ना? हाँ, वो रुखाई से बोली। चाय नाश्ता वगैरह मिलता है, सब मिलता है। चलो, मसला हल, सुबह वहीं जाकर चाय वगैरह पी लूंगी। अपने आप से कहते हुए वो लेटी तो ख्याल आया अता को तफसीली खत लिखना चाहिए, लेकिन फिर अगले दिन पर टालकर सो गई। नई जगह थी, इसलिए मामूल से ज़रा देर से आँख खुली। उसने फौरन घड़ी देखी, 8 से ज़्यादा हो रहे थे। उठना चाहती थी कि बसंती पर नजर पड़ी। वो एक कोने में सर झुकाए खड़ी पता नहीं क्या कर रही थी। उसने जरा सा तिरछा होकर देखा तो उसके सामने पत्थर की मूर्ति रखी नजर आई। मेरे खुदा, ये सुबह सुबह! उसने अजीब से एहसास में गिरकर सोचा और कदरे ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई। फिर अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई। नहाकर निकली तो वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसे देखते ही कहने लगी, सुनो, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, मैं जा रही हूँ, और तुम जाते हुए चाबी मेड काम करने वाली खातून को दे देना, वो कमरे की सफाई कर जाएगी। कई चीज़ों पर तो हाथ नहीं साफ करेगी ना? फिक्र मत करो, ये पाकिस्तान नहीं। बसंती वो चीखी थी और मजीद बहुत कुछ कहने का इरादा रखती थी, लेकिन वो फौरन कमरा बंद करके निकल गई। बदजात बुज़दिल! इस पर झुंझलाहट सवार हो गई। दिल चाह रहा था फौरन जाकर उसका गला दबा दे। वो कौन होती है मेरे वतन पर नुक्ताचीनी करने वाली? और किसी बात पर बस ना चले तो आदत के मुताबिक कमरे की सारी चीज़ें उलट पुलट करके भाग गई। यहाँ तक कि किचन में जाकर उसका चाय पीने वाला इकलौता मग भी तोड़ दिया। बाकी बर्तन तांबे के थे, वरना उन्हें भी छोड़ती नहीं। इसी गुस्से के आलम में जल्दी जल्दी बालों में ब्रश किया और बैग उठाकर कमरे से निकल के सामने मेड नजर आ गई। उसे चाबी थमाकर फौरन आगे बढ़ गई। चाय की ख्वाहिश शदीद थी, लेकिन अब कैंटीन जाने का वक्त नहीं रहा था। सीधी सी ब्लॉक की तरफ चल पड़ी। तेज कदमों से चलते हुए डायरी निकाल कर देखा। सेकंड फ्लोर पर डॉक्टर थी मिशन की क्लास थी। डायरी बंद करते हुए सामने नजर गई तो डॉक्टर सी मिशन कॉरिडोर से निकलकर क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। वो भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ उजलत और कुछ बुखलाहट के सेकंड के बजाय थर्ड फ्लोर पर पहुंच गई। फिर 2 सीढ़ियों पर ही पैर जमा सकी थी कि सामने से उससे ज्यादा अजलत का मुजाहरा करते हुए जाने कौन था जिससे वो टकराई थी और फिर उसके साथ ही लड़खड़ाती हुई सेकंड फ्लोर पर आ रही थी। आई एम सॉरी, वो कहे जा रहा था, जबकि वो अपनी हड्डी पसलियों को छूकर उनके सही सलामत होने का तायीन करने में लगी हुई थी। और जब ये तायीन हो गया कि मामूली खराशों के अलावा बाकी सब ठीक है, तो उसकी तरफ देखे और मुतवज्जो हुए बगैर अपनी क्लासरूम की तरफ चल पड़ी। और क्लासरूम में दाखिल होते ही उसे पहले अपने पीठ में चुभन का एहसास हुआ, फिर नामालूम सी लहर पूरे वजूद में सराहत करते हुए उसे बेचैन कर गई। यकीनन ये उन नज़रों का कमाल था जो उसका ताक़ुब करते चली आ रही थी। हद नोमिया सैफुर्रहमान अपनी सीट पर बैठते ही दिल में अपने आप को मलामत करने लगी। यानी वो तो मुसलसल माजरत कर रहा था और मैं क्या सोचता होगा किस कदर बदतमीज़ और बदअखलाक हूँ मैं। पलट कर देखा तक नहीं, उसका हाल अहवाल ना पूछती, कम से कम सॉरी तो कह देती। एनी प्रॉब्लम? उससे पहलू पर पहलू बदलते देखकर मायूस बैठी लड़की ने पूछा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। फिर दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ सर नफ़ी में हिला दिया। मैं मेरलिन हूँ और तुम? अंग्रेजी में तारुफ करवाते हुए उसका नाम पूछा। मैं नोमिया हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। उसकी जबान चल पड़ी और रुकी जब इस वक्त डॉक्टर था मिशन ने उन दोनों को मुखातिब करके खड़े होने के लिए कहा, फिर क्लासरूम से बाहर जाने का इशारा किया। वो बहुत सादतमंदी से सर झुकाकर मेरलिन के साथ क्लास से बाहर निकल आई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से, मेरलिन ने कहा तो फौरन बोली, तुम्हारी नहीं मेरी वजह से। खैर छोड़ो, ये बताओ अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है अगर कहीं और जाने का ख्याल नहीं है तो प्लीज़ मेरे साथ कैंटीन चलो, मुझे बड़ी सख्त भूख लग रही है। मेरलिन कंधे उचकाकर उसके साथ चल पड़ी। फिर बर्गर के साथ कोक पीते हुए उसकी मेरलिन के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी।
रात में उसने इत्मीनान से बैठकर अता के लिए तफसीली खत लिखा। पहले सोनिया की बातें, फिर लगारी की घर कयाम की रवादात, उसके बाद बसंती का जिक्र उसने बड़े बड़े जल भुने अंदाज में किया था। पता है अता, उसकी शक्ल जितनी अच्छी है मिजाज उतना ही बुरा है। तुझे तो पैदाइशी शरीफा लगती थी। आज मैंने गुस्से में उसका वाहिद मग तोड़ दिया। अगर उसने आइंदा मुझ पर या मेरे देश पर तनकीद की तो मैं उसका सर तोड़ दूंगी। आज का दिन इंतहाई नाखुशगवार गुजरा। पहले बगैर नाश्ते की यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, फिर सीढ़ियों पर हादसा हुआ, उसके बाद डॉक्टर थॉमसन ने क्लास से निकाल दिया। यानी बेदरपे हादसात ने मेरी कमर तोड़कर रख दी। पता है इन हादसात का जिम्मेदार कौन है? वो मनहूस मूर्ति जिस पर आंख खुलते ही नजर पड़ी थी। उफ, क्या खौफनाक आंखें बनी हुई थी, नाक से लेकर कनपटियों तक फैली हुई। सुबह की इब्तिदा ही गलत हुई थी तो दिन कैसे अच्छा गुजर जाता। लगता है आप कहीं और ठिकाना तलाश करना पड़ेगा। आखिर में मेरलिन का जिक्र करते हुए लिखा, हाँ याद आया अता, आज के नाखुशगवार हादसात के साथ एक खुशगवार हादसा भी हुआ, यानी मेरलिन से दोस्ती। ईमान से अता बहुत अच्छी लड़की है मेरलिन, सिया फाम होने के बावजूद बहुत प्यारी लगती है। सच, अगर सोनिया का ख्याल ना होता तो मैं उसे तुम्हारे लिए पसंद कर लेती। खत तय करके लिफाफे में बंद किया और कदरे अपनी आवाज़ में अल्लाह करे सुबह पोस्ट करना याद रहे कहती हुई बैग में रखने लगी कि बसंती ने पूछ लिया किसको खत लिख रही थी। अपने कज़न को। सरसरी अंदाज में जवाब देकर उसने बैग बंद कर दिया। मेरी बुराइयां भी लिखी होंगी, किसी खुशफहमी में मत रहो, मेरे पास लिखने को और भी बहुत कुछ है। वो दिल ही दिल में उसकी कयास आराई पर हैरान हुई थी। तड़क कर बोली, बाय द वे वो सिर्फ तुम्हारा कज़न है या वो? सिर्फ मेरा कज़न है और दोस्त है और बस। वो बात खत्म करने के लिए अंदाज में कहती हुई उठकर किचन में आ खड़ी हुई, जबकि वो शाम में ही करीबी मार्केट से अपने लिए बर्तन ले आई थी। उसे अपनी जासूसी करते हुए देख कर कहने लगी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बर्तन इस्तेमाल नहीं करूंगी। वैसे तुम्हें इजाज़त है, मेरी जो चीज़ इस्तेमाल कर सकती है। वो खामोश रही तो उसने खिलाकर पूछ लिया, तुम्हारे लिए भी चाय बनाऊं? नहीं, मुझे अगर पीनी होगी तो मैं खुद बना लूंगी, तुम्हारी मर्जी। वो अपना मग लेकर किचन और कमरे से बाहर आ गई। कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई नहीं था। वो यूं ही ठेलती हुई आखिरी सिरे तक चली आई। रेलिंग से नीचे झांक कर देखा, मेन रोड पर ट्रैफिक रवा दवा था। कुछ देर तक भागती दौड़ती गाड़ियों को देखती रही, फिर उकता कर वहां से हट आई। फौरी तौर पर कमरे में जाने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए दाएं तरफ की रवादारी में मुड़ गई। दोनों तरफ बने कमरों में कहीं खामोशी थी और कहीं से बातों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो सोचने लगी, इतना तवील अरसा बसंती के साथ रहना बहुत दुश्वार होगा। काश मुझे कहीं और अच्छी जगह मिल जाए या वो कहीं चली जाए। अच्छा माहौल और अच्छे दोस्त होंगे तो वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा, वरना तो। अपने पीछे कदमों की मदद चाम महसूस करके वो चौंकी और फौरन पलट कर देखने लगी। अपने ही किसी ख्याल में मगन तेज कदमों से चलता हुआ करीब आया तो उसे देखकर ठिठक कर रुका और फौरन ही उसकी नील को आंखों में पहचान की चमक लहराने लगी, जबकि रात तन्हाई और सन्नाटे ने उसे कदरे खौफजदा कर दिया था। उसने कतराकर निकलना चाहा। हेलो, वो दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ बोला। जवाब में उसकी हलक से फंसी फंसी हेलो की आवाज़ निकली और मजीद कुछ कहने पर आमादा देखकर वहां से भाग गई। अपने कमरे में आई तो हथेलियां पसीने से तर हो चुकी थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उससे पहले कि बसंती कोई ठेस दिलाने वाला सवाल करती, वो मग रखने के बहाने किचन में चली गई। कुछ देर वहीं खड़ी रहकर अपने हालात पर काबू पाया, फिर आकर किताब खोल ली। उसने इस वक्त चाय पी ही उस गर्ज से थी कि कुछ देर स्टडी कर ले, लेकिन इस प्रोग्राम वगैरह सब गड़बड़ हो गया था। नींद भी गई और स्टडी भी। पता नहीं कौन था। नजरें किताब पर जमी थी और जहन मुसलसल भटक रहा था। आंखें थी या सागर नीले पानियों को जैसे एक दायरे में मुकीद करके उसने अपनी पतीलियों को अंदर छुपा लिया। रकायों जैसे पहले से जानता था। मुस्कुराया यूं जैसे मुद्दतों की शनासाई हो। यहाँ का बासी तो नहीं लगता, अमेरिकन था या गालिबन। और नो, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ। वो अपने आप को सर्जशन करने लगी। मुझे क्या कहीं का भी हो। और फिर उन लोगों की तो आदत होती है, हर एक को हिलोर कहने के खड़े हो जाते हैं। मुश्किल उसके ख्याल से पीछे छुड़ाया, साथ ही किताब भी बंद कर दी। सुबह उठते ही कल वाला नज़ारा देखने को मिला। बसंती हाथ बांधे सर झुकाए कोने में खड़ी थी। उसने फौरन उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए बोली, इलाही ना खुशगवार हादसा से महफूज रखना। उसके साथ ही अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। नहाकर निकली तो किचन का रुख किया, लेकिन नाश्ते का सामान लाना तो वो भूल गई थी। अपनी अकल पर मातम करते हुए सिर्फ चाय पर गुजारा किया, फिर अपना बैग उठाकर कमरे से निकल गई। गोया अब क्लास शुरू होने में काफी वक्त था, लेकिन सिर्फ बसंती की वजह से चली आई थी, क्योंकि वो बातें ही तेज दिलाने वाली करती थी और सुबह सुबह वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसने देखा लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था। वो भागकर उसमें दाखिल हो गई, लेकिन अंदर मौजूद उस तन्हा शख्स को देखकर उसका दिल रात की तरह फिर सीने की दीवारों से सर पटकने लगा। मैं रॉबिन्स मार्क, वही रात वाली मुस्कुराहट जिसने थोड़ी के दरमियान खींची लकीरों को नुमाया कर दिया था। नोमिया सैफुर रहमान। वो अपना नाम बताकर लाताल्लुक नजर आने की भरपूर कोशिश करने लगी। कल आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई थी? उसने पूछा तो वो चौंक उसकी तरफ देखने लगी। समझ में नहीं आया वो क्या कह रहा था, लेकिन फिर फौरन कल सीढ़ियों से गिरना याद आया
और ये भी कोई मुसलसल उससे माजरत करता रहा था। तो ये वो तुम थे, उसने सोचा। जब भी रात शनासा मुस्कुराहट के साथ हेलो कह रहा था, मैंने बहुत कोशिश की थी संभलने की, लेकिन मेरा पेट सीढ़ियों पर जम ना सका। वो उसे खामोश देखकर यूं सफाई पेश करने लगा जैसे सारी गलती उसी की हो। आई एम सॉरी अगेन। और नो, उसे कहना पड़ा, गलती सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी थी। वैसे मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ ना खड़ी होती। उसकी बात पर वो मुस्कुराया। इसी वक्त लिफ्ट खुल गई तो वह जल्दी से बाहर निकल आई। ख्याल था साय बाय करती हुई अपने रास्ते पर चल पड़ेगी, लेकिन वो उसके कदम से कदम मिलाकर आगे चलता हुआ नजर आया। आप गालिबन पाकिस्तान से आई हैं। उसे हैरत तो हुई लेकिन जाहिर नहीं की। इस्बात में सर हिलाते हुए उसकी बात पर यकीन दहानी दोहराई। और आप यकीनन अमेरिकन हैं। वो हंसा। मुस्कुराहट दिल नशीन थी और हंसी दिल फरेब। वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर कदम रोककर उसे देखने लगा। आपने कैसे जाना? वो उसके साथ रुका था तो बराह रास्त उसकी आंखों में देखने लगा। आपके लहजे से। वो फौरन नजरें चुराकर चल पड़ी। अमरीकियों का लहजा बकिया इंग्लिश स्पीकिंग से खासा मुख्तलिफ होता है, इसलिए पहचाना जाता है। अच्छा, वह कायल होकर फिर कहने लगा। और मैंने आपके अंदाज से वह सवालिया नजरों से देखने लगी। हाँ, और बहुत सारी खूबियों के साथ पाकिस्तानियों में मास्टर होते हैं। और कल जिस तरह आप मुझे इग्नोर करती हुई क्लासरूम में चली गई थी, इससे मैं समझ गया था आप पाकिस्तानी हैं। वो खज्जल सी होकर राह फरार ढूंढने लगी, लेकिन फरार की कोई राह नहीं थी। जब ही कहने लगी, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। कदर तवक्कुफ के बाद वो कहने लगा, शायद जिंदगी में पहली बार मुझे इग्नोर होना अच्छा लगा, वरना अब तक तो यही गिला था मैं इग्नोर क्यों होता रहा हूँ। नीले पानियों में जवार भट्टा उठने लगा और उदासियों के सारे मौसम जैसे मुद्दतों से उसके ताक़ुब में थे। एक पल में यूं उसका घेराव किया, उस पूरी जमीन में वो तन्हा खड़ा नजर आया। नोमिया, नोमिया, वो अपने आप को पुकारती रह गई और खुद उसे अपना पता नहीं मिल रहा था। उसने बसंती की तरफ देखा। वो बेखबर सो रही थी। रात के इस पहर सभी बेखबर सोते हैं, और कोशिश तो उसने भी बहुत की थी, लेकिन नींद किसी तरह मेहरबान होके ना दी। पहले करवट पर करवट बदलती रही। जब बदन थकने लगा तो तकिए के सहारे बैठ गई, और पिछले 2 घंटे से वो इसी तरह बैठी थी। जहन खाली भी नहीं था और किसी तरह सोच पर गिरफ्त मजबूत भी नहीं हो रही थी। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस तरह क्यों बैठी है। एक पल में सीढ़ियों से गिरने का तसव्वुर तो फौरन ही दूसरे पल उसका माजरती लहजा, आई एम सॉरी, शनासा मुस्कुराहट के साथ हेलो कहना, और अगले ही पल नीलगो आंखों में ठेरता जवार। कोई एक तसव्वुर मुसलसल कायम रह नहीं पाता था। फिर मैं क्या चाहती हूँ? शायद जिंदगी में पहली बार मुझे इग्नोर होना अच्छा लगा है। खामोशियाँ सरगोशियों का रूप धार गई। रॉबिन स्मार्क। बहुत देर बाद उसके होठों ने बेआवाज जंबिश की। क्या तुम मेरी आंखों से नींद चुराने की सजावार हो? ओह नो, ये कैसे मुमकिन है भला? उसने चकराते सर को दोनों हाथों में थामा तो अता की कही बात याद आई। उसने सोनिया के बारे में बताए हुए कहा था, हर बात के होने का वक्त मुकर्रर है, और कोई भी बात अपने मुकर्रर वक्त से पहले या बाद में मुमकिन नहीं। ये सही है। वो इतराफ़ करते हुए सोचने लगी, जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आने के लिए बेशक वक्त मुकर्रर हो, लेकिन ये जगह, ये माहौल किसी तरह मुनासिब नहीं। जगह और मकाम से कता नज़र रॉबिन्स के बारे में सोचना इंतहाई अहमकाना बात है। इसके अंदाज से आवाज़ आई, मैं क्या करूं? उसने बेबसी से सर पटका। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे अंदर ऐसी हलचल कभी नहीं मची थी। इसकी गहरी और शफाफ आंखों में मुझे अपना वजूद डूबता हुआ लगता है। लाख रास्ता बदल लूं, लाख दामन झटका, लाख नजरें चुलाई, लेकिन हर रास्ते पर वो मौजूद था। और मौजूद नहीं था तो उसकी नज़रों की तपिश थी, जो अब भी मुझे अपने आसपास महसूस हो रही है। उसकी आंखों में अचानक नमी उतर आई और किनारे तक आने को थी कि वो अपने आप से लड़ बैठी। हद नोमिया सैफुर रहमान पहले ही मकाम पर रोने लगी, बगैर शोर मचे, बगैर कोई हरबा इस्तेमाल किए। चिच्चे, बड़े अफसोस की बात है। कम अज़ कम पहले अपना दिफा तो करो, बाद में बुज़दिलों की तरह हथियार डालते हुए आंसू भी बहा लेना। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। उसका दिल चाहा इतनी ज़ोर से चीखे कि उसकी आवाज़ दर्द दीवार से निकलकर पूरे शहर में गूंजने लगे, लेकिन उसने बहुत खामोशी से तकिया सीधा किया और लेटते हुए दिल ही दिल में कहने लगी, मैंने कभी इतनी जल्दी और आसानी से हथियार नहीं डाले, अब भी नहीं डालूंगी। रात के आखिरी पहर में वो सोई थी। जब ही सुबह आंख नहीं खुली, बसंती ने भी उसे उठाने की जहमत नहीं की। अलबत्ता जब जाने लगी तो उसका कंधा हिलाकर पूछने लगी, सुनो, आज तुम्हारा उठने का इरादा नहीं है क्या? उसने जरा सी आंखें खोली और कोई जवाब दिए बगैर करवट बदल ली। बसंती शायद अपना फर्ज पूरा कर चुकी थी, इसलिए उसे उठाने की मजीद कोशिश किए बगैर चली गई। फिर जिस वक्त मेड कमरे की सफाई करने आई, उस वक्त भी वो सो रही थी। जब उसने पंखा बंद किया तब गर्मी से उसकी आंख खुल गई। कुछ देर तक वो यूं ही लेटी आहिस्ता से पंखे के पोरों को एक दूसरे का ताक़ुब करती हुई देखती रही। वो उठते हुए घड़ी पर नजर दौड़ी तो हैरान रह गई। 12 से ज्यादा हो रहे थे। तुम ठीक तो हो? मेड उसकी सुर्ख मायल आंखों की तरफ देखते हुए इशारा करते बोली। उसने इस बात में सर हिलाया और मुंह धोने की गर्ज से बाथरूम में चली गई।
फिर आकर अपने लिए चाय बनाई। कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए वहीं खड़े खड़े चाय पी ली। मेड सफाई करके चली गई तो उसने कमरे में आकर फुल स्पीड से पंखा खोल दिया। कुछ देर तक सोचती रही कि अब क्या करे, लेकिन कोई काम करने का मूड नहीं था। इंतहाई बोरियत महसूस करते हुए दोबारा लेटने का इरादा कर रही थी कि अत्ता का खत आ गया। उसने सबका तफसीली हवाल बताया था। उसके खत के जवाब में लिखा था, तुम्हारे साथ होने वाले हादसात की तफसील पढ़कर हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। बहरहाल अगर तुम सुबह का आगाज अपने अंदाज से करने की आदत डाल लो तो ना खुशगवार की जगह खुशगवार हादसात जन्म ले सकते हैं। मेरा मतलब है उस शर पसंद लड़की से पहले उठकर नमाज पढ़ लिया करो। अल्लाह पाक के नाम से इब्तिदा करोगी तो तमाम नहुसतों से महफूज रहोगी। और हाँ, अच्छा हुआ जो मैंने ना सिर्फ सोनिया को पसंद किया बल्कि तुम्हें भी उसके बारे में बता दिया, और ना ही हर दूसरी लड़की को मेरे लिए पसंद करने के बैठ जाती। दोस्तियाँ ज़रूर करो, लेकिन किसी को भी मेरे हवाले से सोचने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैं अपने जज्बे पूरी ईमानदारी के साथ सोनिया के नाम कर चुका हूँ। उसने मुस्कुराकर दोबारा खत पढ़ा। ताया अब्बू, ताई अम्मी, मम्मी डैडी, उसने सबके बारे में लिखा था। और फौरी तौर पर वो बोरियत से तो निकली ही, बाकी सब बातें भी कहीं पस मंज़र में चली गई और वो अपने प्यारों को बड़ी शिद्दत से याद करने लगी। मम्मी अपनी नसीहतों का पटारा किसके सामने खोलती होंगी, डैडी ज़बरदस्ती अपने बात किससे मनवाते होंगे, और दादा, उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई, फूलों से उनका हाल अहवाल पूछते हुए मुझे ज़रूर याद करते होंगे। और उनकी वो शायरी, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कदरें ऊंची आवाज़ में उसने शेर पढ़ा और फिर हंस पड़ी। कौन तसी करे, कौन बताए कि क्या सही क्या गलत। और अगर दादा इस वक्त सुन ले तो हैरान रह जाते कि शेर पढ़ने का सलीका उसे किसने सिखाया, जो इंतहाई कोशिश के बावजूद ना सीख सकी थी। फिर वो अलग अलग सबके नाम के खत लिखने बैठी तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम में मेरलिन आ गई। उसका मूड अच्छा था और कुछ सारा दिन कमरे में बंद रहने की वजह से घुटन का शिकार भी थी, इसलिए जैसे ही उसने कहा बाहर चलने का, वो तैयार हो गई। मैं समझती थी गर्मी सिर्फ पाकिस्तान में होती है, वो मेरलिन के साथ खुली फिजा में चलते हुए कहने लगी, लेकिन यहाँ तो उससे भी बुरा हाल है। क्यों, क्या मौसमों पर सिर्फ तुम्हारा आजादारी है? मेरलिन हंसी। कम अक्ली की बना पर मैं ऐसा ही सोचती थी। इसने खुले दिल से इतराफ़ किया, फिर वजाहत करते हुए कहने लगी, असल में हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर ठंडे मुल्कों में जाते हैं, इसलिए मेरे जहन में इन लोगों की बातें थी जो वहाँ की मौसमों के बारे में करते थे। तुम जो जाओगी तो यहाँ के बारे में कैसी बातें करोगी? ये वक्त पर मुनस्सर है, अच्छा गुजरेगा तो अच्छी बातें करूँगी, साफ गवाही से बोली। खुदा करे तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरे ताकि तुम अच्छी यादें लेकर जाओ। कुछ देर के लिए रुककर पूछने लगी, तुम्हें अपने घर वाले याद तो आते होंगे ना? हाँ, आज मेरे कज़न का खत आया था, उसके बाद सारा घर वालों को याद करने में गुजर गया। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई तुम? मेरलिन ने यूँ पूछा जैसे अचानक याद आया, और वो हंस पड़ी। ये बात तो तुम्हें मेरे पास आते ही पूछनी चाहिए थी। मैं यूँ ही पूछने आई थी और ये मेरा ख्याल था तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई होगी, लेकिन तुम्हें फ्रेश देखकर जहाँ इत्मीनान हुआ वहाँ पूछना भी भूल ही गई। चलो, अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ कि सुबह आँख नहीं खुली थी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें उठाने आ जाया करूँगी। अरे नहीं, वो उसका खुलूस देकर मुतासिर हुई थी। फिर यूं ही उधर उधर की बातें करते हुए मेरलिन ने उसे हॉस्टल के करीब छोड़ा तो शाम घिरी हो रही थी। वो लिफ्ट की तरफ आई और लिफ्ट को मसरूफ देकर इंतजार करने के बजाय सीढ़ियों से चढ़ने लगी। अपने फ्लोर तक आते आते उसकी सांस फूल गई थी। कमरे से चंद कदम के फासले पर थी कि बाई तरफ से निकलकर रॉबिन्स अचानक उसके सामने आ गया। हेलो, हाउ आर यू? वो मखसूस मुस्कुराहट के साथ बोला। फाइन, थैंक यू। वो जवाब देकर फौरन अपने कमरे में दाखिल हो गई। बसंती किचन में मसरूफ थी। वो इत्मीनान से बेड पर गिरकर सैंडल उतारते हुए अपने आप से कहने लगी, बस यही रवैया मुनासिब है, मुझे इसके सामने ज्यादा देर नहीं रुकना। तुम कब आई? बसंती किचन से निकली तो उसे यूं चुपचाप बैठे देखकर पूछने लगी, अभी कमाल है, तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। तुम्हारा मतलब है मुझे शोर मचाते हुए आना चाहिए था। नहीं, कुछ आहट तो होती है। होती होगी, वो उकताए हुए लहजे में कहकर ख्वाह अपना बैग खोलकर देखने लगी। फिर रात में वो सिर्फ इस ख्याल से जल्दी सो गई कि कहीं सुबह उठने में दिक्कत ना हो, और सुबह वाकई बहुत जल्दी उसकी आंख खुल गई। अभी उजाला फैला भी नहीं था। पहले उसने सोचा कुछ देर और सो ले, लेकिन फौरन अता की बात याद आई जो कल ही उसने खत में लिखी थी, अल्लाह के पाक नाम से इब्तिदा करोगी तो हर नहुसत से महफूज रहोगी। जियो अताउर रहमान। वो दिल ही दिल में उसे दुआएं देती हुई उठ गई। वजू के बाद नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी कि बसंती उठ गई, और जब तक वो नमाज पढ़ती रही वो अपने बेड पर बैठी उसे देखती रही। दुआ के लिए हाथ उठाए बेख्तियार नदामतों के मोती हथेलियों पर गिरने लगे। ए अल्लाह, तूने हमेशा मुझे मेरी बसात से बढ़कर नवाजा है, और मैं कितनी बुरी कि कभी सजदा शुक्र भी ना बजला। मेरी इस कुताही, इस गफलत को माफ़ फरमा मेरे माबूद, और मेरे दिल को अपने नूर, अपनी याद से मुनव्वर फरमा, और मुझे उस रास्ते पर हमेशा साबित कदम रख। बेशक तू सब मेहरबानियों से ज़्यादा मेहरबान है। हाथ मुंह पर फेर कर उठी और जायनमाज रखकर किचन में चली गई। अपने लिए नाश्ता बनाते हुए शीशे से बाहर देखा। मशरिक से निकलता सूरज अपनी किरणों से कायनात को मुनव्वर कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी अभी उसका दिल एक अलूही करने से मुनव्वर हुआ है। उसके
होंठ आप ही मुस्कुराने लगी। नाश्ते की ट्रे लेकर दोबारा कमरे में आई तो इखलाकन बसंती को अपने साथ शरीक होने के लिए कहा। जवाब में वो बुरा सा मुंह बनाकर बाथरूम में चली गई तो उसने रोजाना की तरह दिल ही दिल में उसे गालियां नहीं दी बल्कि इत्मीनान से नाश्ता करने लगी। फिर नाश्ते के बाद भी उसके पास काफ़ी वक्त था। कुछ वक्त स्टडी में गुजरा और कुछ वक्त तैयार होने में सरफ हुआ। जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं, इत्मीनान से सब काम हो गए उसने सोचा। और जिस वक्त बसंती अपने भगवान के सामने खड़ी हो रही थी वो बैग उठाकर कमरे से निकल आई। आज शुरू ही उसकी लगातार क्लासें थी, इसलिए 1 बजे तक तो किसी बात का होश ही नहीं रहा। उसके बाद 1 घंटे का वक्फा मिला तो वो और मेरलिन एक लम्हा ज़ाया किए बगैर रिफ्रेशमेंट रूम की तरफ चल पड़े। अपनी मदद आपके तहत दोनों ने अपनी अपनी प्लेटों में खाने की चीज़ें भरी और साथ में कोक लेकर कोने वाली टेबल पर जा बैठे। बहुत सख्त भूख लगी हुई है। मेरलिन बैठने में ही शुरू हो गई जबकि उसने खाने से पहले यूं ही हाल पर सरसरी नज़र डाली और फिर दरवाजे से दाखिल होते हुए रॉबिन्स पर लम्हा भर को उसकी नज़र ठहर गई। फिर फौरन सर झटककर अपनी प्लेट पर झुकते हुए उसने सोचा, अगर उसने देख लिया तो यकीनन किसी बहाने से यहाँ आ जाएगा। वो भूल गई थी कि जिस जगह और माहौल में वो बैठी है वहाँ किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो भी किसी बहाने से नहीं, आला ऐलान उसे ढूंढता हुआ आया था। मुझे यकीन था आप यहीं मिलेंगी, इसलिए मैं सीधा यहीं चला आया। वो उनकी टेबल के पास रुका उसे देखते हुए कहने लगा और फौरी तौर पर कोई जवाब ना दे सकी। कदरे नर्वस होकर मेरलिन की तरफ देखने लगी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो उसके नज़रें चुराने के बावजूद वहीं बैठने की बात करने लगा। श्योर, उसके बजाय मेरलिन ने कहा और वह फौरन बैठ गया तो उसने अपनी कोक बहुत आहिस्तगी से उसकी तरफ बढ़ा दी। नो थैंक यू, उसने कोक लेकर दोबारा उसके पास रख दी। मैं सिर्फ आपको देखने आया था। मेरे खुदा, उसके हलक में सैंडविच अटक गया। जैसे नीचे उतरने के लिए कोक का सहारा लिया तो एकदम आंखों और नाक में पानी उतर आया। पता नहीं रुमाल कहाँ चला गया। जल्दी में दुपट्टे के पल्लू से नाक और आंखें साफ करने लगी। वो बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। जब वो सीधी बैठी तो उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं चलता हूँ। शाम में हॉस्टल के लान में आपका इंतजार करूंगा। उसने बहुत खामोशी से उसे जाते देखा। कौन है? मेरलिन के पूछने पर वो चौंकी। पता नहीं क्या मतलब? वो तो यूं बात कर रहा था जैसे बरसों से जानता हो। और तुम कह रही हो पता नहीं? मैं वाकई ज़्यादा नहीं जानती, बस इतना मालूम है कि हमारे कमरे के आसपास किसी कमरे में मुकीम है। आते जाते हेलो हाय हो जाती है और बस। वैसे खासा डिसेंट बंदा है। मेरलिन के लहजे में शौकी ज़रूर थी। जब भी वो एतराज़ करते हुए कहने लगी, हाँ लेकिन मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहती। क्यों? मेरलिन ने पूछा। फिर फ़ौरन कहने लगी, अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ। कैसी प्रॉब्लम? वो हैरान हुई थी। यही कि तुम्हारे यहाँ की लड़कियाँ इस मामले में खासी पाबंद होती हैं और ख़ास तौर पर जब मजहब की दीवार दरमियान में हायल हो। तुम ठीक समझती हो। वो उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी, फिर घड़ी देखते हुए उठ खड़ी हुई। अरे अभी तो कुछ वक्त है। मेरलिन उसे उठता देखकर कहने लगी। हाँ लेकिन अब डॉक्टर जॉर्ज की क्लास है जो एक लम्हे की ताकीद पसंद नहीं करते। इससे बेहतर है कि हम पहले क्लास में चल लें। ठीक कहती हो। मेरलिन बची हुई कोक एक ही घूंट में हलक से उतारकर खड़ी हो गई। शाम में वो जानबूझकर कमरे में बंद रही। हालांकि उसके पास सुबह की चाय के लिए दूध बिल्कुल नहीं था और वो जानती थी कि बसंती मांगने से भी 1 कप चाय के लिए दूध नहीं देगी। फिर भी वो कमरे से नहीं निकली। वो बादल रास्ते में कहीं खड़ा रॉबिन्स ये समझ ले कि वो उसके बुलाने पर आई है। इससे सोच लिया था कि वो अपनी तरफ से उसकी हौसला शिकनी ही करती रहेगी ताकि वो उसे मुखातिब करना ही छोड़ दे। बेवकूफ़ थी वो जो उसकी हौसला शिकनी का सोच रही थी। पहले अपने आप को तो समझाती जो कमरे में मुकीद होकर भी एक पल के लिए सुकून से नहीं बैठ सकी थी। मुसलसल उसका ख्याल, उसकी नीलगो आंखों में इंतजार के दीप जल रहे होंगे। वो राह तक रहा होगा और वो मायूस हो गया होगा। मैं क्या करूं? बेबसी ही बेबसी। घड़ी की तरफ देखा, 9 से ज़्यादा हो रहे थे। उठकर वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो हारने लगी। एक ही जगह पर रहते हुए मुसलसल उसकी नज़रों से अपने आप को पोशीदा रखना मुमकिन नहीं था। कभी सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए, कभी वापसी पर, कभी कॉरिडोर में, कभी सीढ़ियों पर, और कभी वो खास तौर पर ढूंढता हुआ चला आता और कभी शिकवा भी नहीं करता था कि वो उससे कतराती क्यों है, बार बार उसके इनवाइट करने पर आई क्यों नहीं। जब सामना होता वो सोचती अभी कहेगा मैं कल तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन वो गुजरे कल की कोई बात ही नहीं दोहराता था। हमेशा आने वाले कल की बात किया करता था। उसे देखते ही कहता तुम कल आओगी ना। वो हैरान होती, पेशे माँ भी, और बिल आखिर ना करते करते एक दिन हाँ कर बैठी। जिस रोज़ हाँ की उस रोज़ आखिरी कोशिश के तौर पर कुछ दिनों के लिए अंकल लगाड़ी के घर चली गई। गो कि उनके घर का माहौल उसके मिजाज से मुताबिक नहीं रखता था, फिर वो दिल पर जबर करके वहाँ रह गई। आखिर बसंती के साथ भी तो रह ही रही थी। इस दौरान उसने यूनिवर्सिटी भी छुट्टी ले ली थी। अंकल लगाड़ी की बेटी आलिया कभी मूड में होती तो बात कर लेती, वरना ज़्यादातर उसे नज़रअंदाज ही करती थी। वैसे वो घर पर कम ही नज़र आती थी। रोज़ाना शाम में अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं चली जाती थी। अलबत्ता अंकल की मिसिस का ख्याल रखती थी। अक्सर उसे आलिया के साथ जाने को कहती, लेकिन वो सहूलत से मना कर देती थी और उनके साथ किचन में उनका हाथ बटाती। पूरे 15 दिन अंकल लगाड़ी के घर रहकर जब वो वापस आई तो पहले ही मकाम पर पता नहीं वो उसके इंतजार में खड़ा था।
या यूं ही बेसबब। बहरहाल उस पर नजर पड़ते ही दिल व ज़हन के दरीचों पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। तेरे ख्याल से दामन बचा के देखा है, दिल व नज़र को बहुत आजमा के देखा है। निशात जान की कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत दिनों तुझे हमने भुला के देखा है। वो हमेशा हंसी खुशी हथियार डालने की आदी थी, लेकिन पहले मकाम पर कभी नहीं। जब तक समझती कि होनी को अनहोनी या अनहोनी को होनी हो सकती है, तब तक अपने दिफा के लिए हर हरबा इस्तेमाल करती थी। अपनी आखिरी कोशिश के बाद जब यकीन हो जाता वो हालात को अपने हक में नहीं ला सकती या उसके मुकद्दर ही ऐसा कुछ लिखा है, तब वो हथियार डाल देती थी। अपने अंदर एक नया आज़म पैदा कर लेती थी। अब भी यानी ज़िंदगी के इस मोड़ पर भी वो एक गुज़श्ता 1 साल से तो कोशिश कर रही थी अपना दिफा करने की, लेकिन ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था। ना तो रॉबिन्स उसके रवैये से मायूस होकर पीछे हटा और ना अपने दिल को ही समझा सकी, और उसकी अब तक की ज़िंदगी में ये पहला मौका था। वो हथियार डालते हुए रो रही थी। उसके आंसू मोती की सूरत पलकों से टूट टूट कर मेज की शफाफ सतह पर चमक रहे थे। वो कुछ देर तक उसे रोते देखता रहा, फिर अपनी हथेली उस पर जहाँ उसके आंसू गिर रहे थे रखते हुए कहने लगा, मैं तुमसे रोने का सबब नहीं पूछूंगा, लेकिन प्लीज इस तरह मत रो। मुझे बेहद दुख हो रहा है। और वो शिकस्त खोर थी, तल्ख हो गई, उससे लड़ बैठी। क्यों क्यों सबब नहीं पूछोगी? इसलिए वो समझ नहीं पाया क्या कहे। चुप क्यों हो गए? बोलो, मुझे बताओ, क्या तुम सबके साथ ऐसे हो या सिर्फ मेरे साथ ऐसा रवैया रखा हुआ है तुमने? अव्वल रोज में तुम्हें नजरअंदाज करती हुई गई थी, तुमने नहीं पूछा। उसके बाद मेरा तुमसे हामी भरने के बावजूद तुम्हें इंतजार की अजियत के सिवा और कुछ नहीं दिया, लेकिन तुमने कभी सबब नहीं पूछा। क्यों? वो और शिद्दत से रोने लगी। तुम्हारे हाथों में आस की डोर है जो इस तमाम अरसे में पहले नहीं टूटी। ये डोर तो मेरी सांसों के साथ बंधी हुई है, टूट जाती तो बाकी क्या बचता। उसके अर्जारदा लहजे पर वो भीगी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखने लगी तो वो कहने लगा, तुम्हें शायद याद न हो, मैंने पहली मुलाकात में ही तुमसे कहा था मुझे तुम्हारे हाथों इग्नोर होना अच्छा लगे। इसी तरह तुम्हारा बख्शा हुआ इंतजार भी अच्छा लगता था, और जो बात अच्छी लगे उसका सबब नहीं पूछते, बस आंखों के रास्ते दिल में उतार लेते हैं। इसका मतलब है तुम्हें मेरा रोना भी अच्छा लग रहा है? वो रूठे लहजे में बोली। नहीं। वो उसकी अपनायत भरी खफगी पर हल्के से मुस्कुराया। मैं तुम्हारे रोने का सबब जान गया हूँ। फिर पूछने का क्या सवाल? क्या जान गए? यही कि तुम अपने आप से लड़ते लड़ते हार गई हो। और सिर्फ तुम ही नहीं नोमिया, मैं भी अपने आप से बहुत लड़ा हूँ। बहुत समझाया अपने आप को कि तुम्हारे और मेरे बीच जो खलीज हायल है उसे ना तुम अबूर कर सकती हो और ना मैं, लेकिन ये जो पागल दिल है ना, ये कुछ भी नहीं सुनने को तैयार था। बार बार सोचा वापस चला जाऊं, शायद तुमसे दूर रहकर तुम्हारे ख्याल से दामन बचा सकूं। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा, फिर उसकी बेहद खामोश आंखों में देखता हुआ बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो तुम्हारे लिए बाइस दुख, नदामत या खुद अपने आप के लिए बाइस मलामत हो। बस इतनी आरजू है कि ये जितना अरसा तुम यहाँ हो, मेरी जिंदगी के सहारा अपनी मुस्कुराहट के फूल खिला दो, ताकि मेरी बकिया जिंदगी इन फूलों की आबियारी में बासानी कट सके। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं सबब नहीं पूछूंगा। वो मुस्कुराया और उसकी शौक की नज़रों से देखने पर कहने लगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? ये कि तुम मुसलमान हो, और ये भी जानता हूँ कि मुसलमान अपने अकीदे में अटल हो जाते हैं, अपने मज़हब के बताए हुए रास्ते पर चले ना चले, लेकिन उसकी लगाई हुई हद बंदियाँ कभी नहीं तोड़ते। वो ठीक कह रहा था, और अगर यही बात उसका कोई अहम मज़हब करता तो वो इतराफ़ करते हुए खड़कती, लेकिन मुकाबिल गैर मुस्लिम था और उसके सामने पहले ही मकाम पर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन कहने लगी, नहीं, मुसलमान मज़हब के बताए हुए रास्ते पर भी ज़रूर चलते हैं। चलो, तुमने मेरी मालूमात में इजाफ़ा किया। वो उसकी बात मान गया तो वो कहने लगी, जब तुम हमारे बारे में जानते हो फिर मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा ना, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना यकीन कर लो कि रॉबिन्स मार्क एक बेज़रर सा बंदा है। इस खौफ से, इससे गुरेज मत करो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा, कभी नहीं। और प्लीज़ अब मज़ीद मुझे इग्नोर मत करो, और ना ही मुझे इंतज़ार गाह पर खड़ा करके खुद गायब हो जाओ। मैं जानता हूँ ऐसा करके तुम खुद भी सुकून से नहीं रहती। तुम्हें कैसे पता? इतराफ़ भी था और अचंभिया भी। बस मैं जानता हूँ। ये तुम हर बात कैसे जान लेते हो? सबके बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में दावा कर सकता हूँ। इससे पहले कि वो इसकी कैफियत के बारे में मजीद इंकशाफ करता, वो उठ खड़ी हुई। अब चलो, बहुत देर हो गई। डरती हो? वो उस पर नजर जमाए बोला, किससे? मुझसे? कहीं मैं तुम में दरारें ना डाल दूं। तुम जो नदी के इस पार खड़ी हो, तुम्हारा हाथ पकड़कर अपनी तरफ ना खींच लूं। नहीं। वो दोबारा बैठ गई। अभी तुमने खुद इतराफ़ किया है कि हम अपने अकीदे में बहुत अटिल होते हैं, फिर तुमने मुझे कमज़ोर कैसे समझ लिया? और रही बात हाथ पकड़कर खींचने की, बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि या तो तुम मुंह के बल गिरोगे या फिर मेरे ईमान की रोशनी में खुद खींचे चले आओगे। आई एम सॉरी, तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगी। नहीं। वो अपनी एकदम जज्बाती हो जाने पर दिल ही दिल में नदामत महसूस करते हुए बोली, अच्छा चलो, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी चाय पिलाऊंगा। जब तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गई हूँ तो तुम्हारे कमरे में जाने पर क्या एतराज़ करूँगी।
दोनों कैफे से बाहर निकले तो तारिकी अपने पर फैला रही थी। हॉस्टल ज्यादा दूर नहीं था और फिर अब तो वो भी साथ थी, जिसके साथ वो बकिया तमाम उम्र की मुसाफत की ख्वाहिश रखता था और जानता था ये मुमकिन नहीं है, इसलिए थोड़ी सी मुसाफत गनीमत लगी। एक सरशारी के आलम में रास्ता तय किया और जब उसके साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ तो लाइट ऑन करते ही खासा शर्मिंदा हो गया। कमरे के हालात इंतहाई खराब थे। प्लीज 1 मिनट, उसने कहा और जल्दी जल्दी फैली हुई चीजें समेटने लगा। वो खड़ी दिलचस्पी से देखती रही। ये ख्याल ही नहीं आया कि उसकी मदद कर दे। चीजें समेटकर वो चाय बनाने कमरे के एक तरफ बने छोटे से किचन में चला गया और सामने मेज पर बड़ा लैंप उठाकर देखने लगी और एक तस्वीर देखकर वो ठिठक गई। कौन है? वो जहन पर जोर देने लगी। इसी वक्त वो चाय लेकर आ गया तो वो एल्बम रखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मेरा ख्याल है कि मैं चाय अच्छी बनाता हूँ, अब पता नहीं तुम्हें कैसी लगे। वो कब उसे थमाकर सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। फिर जैसे ही उसने पहला घूंट पिया पूछने लगा कैसी है। वो हंस पड़ी। चाय वाकई अच्छी है, थैंक्स गॉड, वरना मुझे अफसोस रहता कि मैं तुम्हें अच्छी सी चाय भी ना पिला सका। वो कुछ नहीं बोली, कासिदन उसकी बात अनसुनी करके चाय पीने में लगी रही। फिर आखिरी घूंट के बाद उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी, एक बात पूछूं? तुम हर बात बिला झिझक पूछ सकती हो। वो उसे मान दे रहा था, फिर भी वो फौरन कुछ नहीं कह सकी। पहले हाथ में पकड़ा खाली कप साइड टेबल में रखा, फिर एल्बम। उसके बाद कहने लगी, मैं ये पूछना चाहती थी कि दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं और तुम अमेरिका से यहाँ आए हो, इसकी क्या वजह है? वो हल्के से मुस्कुराया। काश हम बहुत पहले कहीं मिले होते तो इस वक्त मैं कहते तुम्हारे खातिर, अलबत्ता जो भी मुझसे पूछेगा मैं यही कहूँगा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। तुम खूबसूरती से मेरी बात टाल रहे हो। और वो खज्जल सा होकर हंसा, फिर सोचता हुआ बोला, तुम्हारी बात के जवाब में मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। वो उसे सोचता देखकर जल्दी से बोली, ये बात नहीं है नोमिया, मैं तो खुद एक अरसे से कहना चाहता हूँ लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था, और अब तुम सुनना चाहती हो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। वो ज़रा सा सर ऊंचा किए सामने दीवार पर नजरें जमाए बैठा था और वो उसकी नीलगों आंखों की अथाह गहराइयों में उतरती जा रही थी। मैं बामुश्किल 1 साल का था जब मेरे मम्मी डैडी में अलहदगी हो गई थी। अपने डैडी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं कभी उनसे नहीं मिला। बस एक बार मम्मी ने बताया कि उनसे अलहदगी के बाद वो साथ अमेरिका चले गए थे। मैं मम्मी के पास रहा बस सिर्फ 2 साल। मेरा मतलब है जब मैं 3 साल का हुआ तो मम्मी ने मुझे बोर्डिंग में डाल दिया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगा, इन्हीं दिनों मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, एक पाकिस्तानी मर्द के साथ। और अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुमसे कहा था पाकिस्तानी दूसरों की इजाज़त को इग्नोर करने में मास्टर होते हैं। यह बात मैंने यूं ही नहीं बल्कि अपनी ज़ाती तजुर्बे की बना पर कही थी। मैं उस शख्स के हाथों बुरी तरह इग्नोर हुआ था। गो कि मैं बोर्डिंग में रहता था लेकिन हर वीकेंड पर जब मेरी मम्मी मुझे घर लेकर आती तो वो शख्स कभी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था। पता नहीं मम्मी ने उसके रवैये को महसूस किया या नहीं, और शायद यही वजह थी कि मैं जब ज़रा समझदार हुआ तो मम्मी के साथ घर जाना छोड़ दिया। वो जब आती मैं कुछ देर के लिए उन्हें अपने पास रोक लेता, फिर जब वो मुझे अपने साथ चलने के लिए कहती तो मैं साफ मना कर देता। इतने अरसे में वो उस शख्स से 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। बहरहाल मेरे साथ इस शख्स का रवैया जैसा भी था, मम्मी के साथ वो ज़रूर मुखलिस था क्योंकि अब तक मम्मी उसके साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। वो फिर इस अंदाज से खामोश हुआ जैसे मज़ीद कुछ कहने के लिए सोच रहा हो। जब भी उसने टोका नहीं, चुपचाप देखने लगी। जब तक मम्मी अमेरिका में रही मेरी उनसे मुलाकात होती रहती थी। वो अपने शोहर और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। तकरीबन 5 साल पहले की बात थी। एक दिन मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी कि उनके शोहर को वेस्ट इंडीज़ में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और अब वो वहाँ जा रहे हैं। और पता है नोमिया, इस वक्त मैं मम्मी को बगौर देख रहा था और मुंतजिर था अभी वो मुझसे इसरार करेंगी, मिन्नत करेंगी मैं उनके साथ चलूं, और उन्होंने कहा भी, लेकिन बेहद सरसरी अंदाज में, तुम भी चलो राबी। ये उनके अल्फाज थे जैसे ना चाहते हुए कहे हो। मेरा दिल चाहा मैं उनसे कहूँ, मैं भी आपके पेट की औलाद हूँ, फिर मुझसे और उन दोनों में क्या फ़र्क है जो उन्हें आप लम्हे भर के लिए खुद से जुदा नहीं करती। मेरे पास होती हैं तब भी उनका ख्याल, जबकि अब उनके साथ जाते हुए आपको मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया। लेकिन मैं खामोश रहा, बल्कि उनकी बात रखने की खातिर कहा, मैं चला तो चलूं लेकिन उनके शोहर मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर वो कहने लगी, उन्हें तो तुमसे कभी दुश्मनी नहीं हुई। उनका कहना है कि जवान बेटी की वजह से वो घर में किसी गैर मुस्लिम के आमद पसंद नहीं करते। और तब मैंने बेहद हैरान होकर उनसे पूछा कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। जवाबन वो इत्मीनान से बोली, वो गलत नहीं कहते, हमारे मजहब में ये इंतहाई नामुनासिब बात है।
बात के इख्तिताम पर वो यूं ही नजरों का जाविया बदलकर उसकी खुली आंखों में देखने लगा और उसने कोशिश करके अपनी आंखों को उस पर जमा रहने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी किसी भी गैर इखलाकी हरकत से वो उन बात को गलत साबित करने की कोशिश करे। इसके बरक्स नजरें उस पर जमाकर गोया ये बार कर दिया उसकी मम्मी ने गलत नहीं कहा था। बहरहाल वो गोया हुआ। इस वक्त मम्मी ने कहा वो सबको छोड़ दें और मेरे पास रहें, मैं चंद सालों में उस काबिल हो जाऊंगा उन्हें बेहतरीन जिंदगी दे सकूं। लेकिन मम्मी नहीं मानी और मुझे छोड़कर चली आई। इस वक्त मैं बहुत टूट गया था, एकदम से तन्हा हो गया था। मम्मी मुझे इंतहाई संगदिल औरत लगी और मैंने सोचा था शायद अब मैं खुद कभी इनसे नहीं मिलना चाहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि मेरा दिल उनसे मिलने के लिए मचल गया। फिर भी मैं अपने आप पर बहुत जबर किया, यानी 3 साल खुद को समझाने में गुजार दिए, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेसूद, क्योंकि मैं दीवाना सा हो गया था। आखिर गुज़श्ता साल में यहाँ चला आया। वो जैसे थक कर चुप हुआ था और फौरी तौर पर वो अभी कुछ नहीं बोल सकी। लम्हे चुपचाप सरकने लगी। फिर जब खामोशी का वक्फा तवील होने लगा तब उसने बोला, यहाँ आकर तुम अपनी मम्मी से मिले? नहीं नहीं। उनकी सूरत। उसने गहरी सांस ली, फिर खुद ही वजाहत करता हुआ बोला, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, क्योंकि यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझसे कोई राब्ता नहीं रखा था। वैसे मैं उन्हें तलाश करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। हो सकता है कभी सरे राह मुलाकात हो जाए। और फिर अपनी जगह से उठकर आया और जो एल्बम वो अभी कुछ देर पहले देख रही थी उसे उठाकर आखिरी से पहले वाली तस्वीर उसके सामने करता हुआ बोला, ये है मेरी मम्मी। अच्छा, उसे बिल्कुल याद नहीं रहा था। कुछ देर पहले वो उसी तस्वीर में उलझ रही थी, वरना उससे जरूर कहती वो उस खातून को कहीं देख चुकी थी। ये बहुत पुरानी तस्वीर है, वो बताने लगा। अब मम्मी ऐसी ड्रेस नहीं पहनती और अब उनके बाल भी काफी लंबे हैं। वो खुलकर मुस्कुराई और जैसे घड़ी पर नजर पड़ी हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। मेरे खुदा, इतनी देर हो गई, तुम्हें कौन सा दूर जाना है? फिर भी इतनी रात तक अपने कमरे से बाहर रहना अच्छी बात नहीं। चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। वो उसके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो गया। नहीं, तुम बस दरवाजे से देख लो, मैं चली जाऊंगी। ओके। वो दरवाजे में आकर खड़ा हो गया और जब कॉरिडोर की इख्तिताम पर मुड़ने से पहले उसने हाथ हिलाया तो वह एक गैर इख्तियारी हरकत करते करते फौरन संभल गया और वह समझकर जल्दी से आगे बढ़ गई। अपने दरवाजे तक आते ही बसंती का ख्याल आया और उसने दुआ की, खुदा करे वो सो चुकी हो ताकि उसकी तंजिया नजरों और बातों से उसका खुशगवार मूड खराब ना हो। अपनी तरफ से वो एहतियात से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। फिर भी बसंती, जो दीवार की तरफ मुंह किए लेटी थी, फौरन गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। क्या तुम मेरे इंतजार में जाग रही हो? वो यूं ही कह गई। नहीं, खिलाफे आदत बसंती ने तड़क कर जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी बात का बुरा माना। पहले उठकर बैठी, फिर तकिए कमर के पीछे लगाकर बेड की पट्टी से लटकते हुए बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से नींद भी नहीं आ रही। क्या हुआ है तुम्हें? वो पूरी तवज्जो से और उसकी सुर्ख आंखें देखकर तशवीश से पूछने लगी। पता नहीं, शाम में ठीक थी, फिर अचानक बदन में दर्द हुआ और अब तो बुखार भी हो गया है। कोई मेडिसिन ली? नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि जाकर मेडिसिन ला सकूं। वो बोल भी रही थी रुक रुक कर। कमाल है, मुझसे कहा होता। फिर फौरन एहसास हुआ तो कहने लगी, सॉरी, मैं तो शाम से कमरे में ही नहीं आई। अगर मुझे मालूम होता तो खैर, अगर तुम कहो मैं अभी कोशिश कर सकती हूँ। क्या करोगी? वो सोच में पड़ गई। फिर अचानक ख्याल आया तो कहने लगी, फर्स्ट फ्लोर पर काश खाना से कोई ना कोई टेबलेट मिल जाएगी। मुझे मेरलिन ने बताया था कि वो हर किस्म की टेबलेट अपनी जेब में रखता है। मेरा ख्याल है रहने दो, सुबह देखेंगे। उसकी सारी बात सुनकर बसंती ने कहा तो उसका दिल चाहा वो तुम्हारी मर्जी कहकर खुद इत्मीनान से सो जाए, लेकिन अभी वो इखलाकी तौर पर इतना दवेला नहीं हुई थी कि उसे इस हाल में छोड़कर खुद सो जाए। कुछ देर खड़ी रही, उसे देखती रही, फिर कहने लगी, तुम सोने की कोशिश करो, शायद नींद आ जाए। कितनी देर से तो कोशिश कर रही हूँ, असल में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो अपनी कनपट्टी दबाते हुए बोली। स्प्रिन तो खैर मेरे पास भी रखी हुई है, ठहरो पहले मैं चाय बना लूँ। वो फौरन किचन में चली गई और मिनटों में चाय बनाकर ले आई। फिर चाय के साथ उसे स्प्रिन देकर कुर्सी के करीब खींचकर बैठ गई और यूं ही इधर इधर की बातें करके उसका ध्यान भटकाने लगी। मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई? बसंती खाली मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, अब तुम सो जाओ। वो कहते हुए किचन में चली गई। मग रखकर वापस आई तो बसंती तकिया नीचे कर लेट रही थी। उसने लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया, फिर उसके पास आ बैठी और आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाने लगी। रहने दो, उसने रोका, लेकिन वो नहीं मानी। अपनी नरम नरम उंगलियों से उसका बालों में मसाज करने लगी, जिससे जल्दी ही उसे नींद आ गई। तब वो बहुत आहिस्तगी से उठकर अपनी जगह पर आ लेटी। फिर अगले 3-4 दिन तक उसने बड़े खलूस से बसंती की तामीरदारी की, जिससे वो मुतासिर तो हुई, उसके रवैये में खासा फर्क आ गया। यहाँ तक कि अपने लिए चाय बनाते हुए उसके लिए भी बनाने लगी थी और गुफ्तगू भी दोस्ताना माहौल में करती, जिससे कई बार उसने सोचा, काश यहाँ आने के कुछ रोज बाद ही बसंती बीमार पड़ गई होती, माहौल उसी वक्त से खुशगवार होता। जिंदगी में जब खुशगवार लम्हे दर आए तो पता नहीं वक्त को क्यों पड़ लग जाते हैं। वो हैरान होती। पहले वो दिनों को उंगलियों पर शुमार करती थी और अब महीनों के गुजरने का पता नहीं चलता था। यहाँ आने के 1 साल बाद तक उसने सोचा था कि पता नहीं आइंदा बरस कैसे गुजरेंगे
और अब मुड़कर 3 बरस पीछे देखती है तो लगता है जैसे अभी तो यहाँ आई थी। ये यकीनन रॉबिन स्मार्ट की संगत का कमाल था, जो खुद भी तेजी से गुजरते वक्त से बुखलाया हुआ था। जाना तो बहरहाल है, फिर क्यों अभी से इस वक्त को सोचकर परेशान हो। वो अपने मखसूस अंदाज में सोचकर मगन सी हो गई थी। इन दिनों उसके अंदर सारे मौसम एक जैसे थे या एक ही मौसम आकर ठहर गया था, रंगों और खुशबुओं का मौसम, जिसने उसके चेहरे की शादाबी में मजीद इजाफा कर दिया था। इस रोज वो अता को खत लिखने बैठी तो अनजाने में अपने अंदर का अहवाल यूं लिखा था। पता है अता, यहाँ का मौसम बेहद खुशगवार है। हालांकि बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही थी। कलाइयाँ चढ़कती हुई फिजा में हलकती थी। मैं बता नहीं सकती मेरा क्या दिल चाहता है, शायद मर जाने को। और अता नादान नहीं था, काफी कुछ समझ गया था। माई डियर नोमिया सैफुर रहमान, सच सच बताओ, तुमने वेस्ट इंडीज के मौसम का हाल लिखा या अपने दिल का? और ये भी जरूर बताना तुम्हारे दिल की कलीचियों को चटकाने वाला कौन है। वो उस खत को पढ़कर बेहद हैरान हुई थी कि उसने कैसे जान लिया था। हालांकि उसने तो इशारतन भी रॉबिन्स का जिक्र नहीं किया था, और अगर इसके और राबी के दरमियान मजहब की खलीज ना होती तो वो जरूर अता को उसके बारे में तफसील से लिखती, क्योंकि वही उसका वाहिद दोस्त था। लेकिन अब क्योंकि वो जानती थी कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, इसलिए जब उसने दोबारा अता को खत लिखा तो साफ मुकर गई। उसके बाद कोई 3 माह के वक्फे से अता का खत आया। वो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मिला। वो स्पेशलाइजेशन के लिए स्कॉलरशिप पर गया था। उसे बेहद खुशी हुई और वो उसे खत लिखना चाहती थी, लेकिन ये दिनों वो प्रैक्टिकल्स की वजह से बहुत मसरूफ थी। सुबह 7 बजे उसे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता। उसके बाद सारा दिन खाने तक का होश नहीं रहता। अक्सर जब शाम ढल चुकी होती तब उसकी वापसी होती, और इस वक्त वो इतनी थकी होती कि बड़ी मुश्किल से मुंह हाथ धोकर डाइनिंग हॉल तक जाती। खाना बड़ी अजलत में खाती। उसके बाद कमरे में आती ही बेड पर गिर जाती, फिर सुबह ही आँख खुलती। इतनी टफ जिंदगी का उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। खुदा खुदा करके तीसरा साल खत्म हुआ तो उसने सुकून का सांस लिया। अब कम से कम 15-20 दिन तक वो बिल्कुल फारिग थी। इसी शाम वो खास से फ्रेश मूड में नीचे उतरी तो लान में रॉबी मिल गया। उसे देखकर अपने दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराए। थैंक्स गॉड तुम्हारा फ्रेश शक्ल देखने को मिली, वरना मैं तो समझा था तुम बीमार पड़ जाओगी। खदशा तो मुझे भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कहीं बाहर चले नहीं, बिल्कुल मूड नहीं है, यहाँ ही बैठ जाते हैं। इसके साथ ही वो संगी बेंच की तरफ बढ़ी और वो उसके साथ साथ चलता आया। फिर साथ बैठने लगा तो पूछने लगा, इन छुट्टियों में क्या प्रोग्राम है? इंतहाई बोर। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। क्या मतलब? वो फौरन पूछने लगा। मुझे अंकल लगारी के घर जाना है। कल ही उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था। इस वक्त तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मना नहीं कर सकूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे डैडी का हुक्म है, उन्होंने खुद कलामी के अंदाज में बोला। फिर एकदम खामोश हो गया। कम ऑन रॉबी, कोई इतने बहुत सारे दिन भी नहीं है। फिर मैं कोशिश करूंगी हफ्ते भर में वापस आ जाऊं। वैसे भी मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। कौन कौन है उनके घर में? उसने यूं ही पूछा। ज्यादा लोग नहीं है, एक बेटा जो यहाँ नहीं रहता और बेटी जिसके साथ मेरी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अलबत्ता आंटी बहुत अच्छी है, मेरा ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजरता है। अच्छा, उसने गहरी सांस ली, फिर कहने लगा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन ये जरूर याद रखना कि ठीक 10 दिन बाद मेरी बर्थडे है और तुम्हें हर हाल में आना है। मुझे याद है, मैं उससे पहले ही आ जाऊंगी। चलो इस वक्त मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाऊं। वो मना करते करते रह गए और उठकर उसके साथ चल पड़ी। अगले दिन वो अंकल लगारी के घर चली गई थी। गो के यहाँ घर सा माहौल था, लेकिन आलिया की सर्द मोहरी उसे जल्द बेजार कर देती थी। हालांकि उसकी आदत ही ऐसी थी, लेकिन उसे लगता था जैसे वो सिर्फ उसी के साथ इस तरह से पेश आती है। बहुत रस्मी से अंदाज में हाल अहवाल पूछती थी, इसके बाद बिल्कुल लाताल्लुक हो जाती थी। इस बार उसने भी उससे ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं की। सारा दिन आंटी के साथ लगी रहती। वो जो भी काम करती उनका हाथ बटाती, और जब वो फारिग बैठती तो उनके साथ गप्पे लगाती। इस वक्त भी वो फरागत से बैठी थी। किस कदर गर्मी है, वो अपने बालों को बल देते हुए बोली। फिर जैसे ही उन्होंने बल देते हुए बालों को सर के ऊपर से चक्कर देकर साइड में क्लिप लगा दिया तो एकदम चौंक कर देखने लगी। फिर फौरन तो नहीं, लेकिन ज़हन पर जोर देने के बाद उसे याद आया कि वो किससे मुशाबियत रखती हैं, और सिर्फ मुशाबियत ही नहीं, हूबहू तस्वीर थी। बस जरा सा फर्क दरमियान सालों का था। एक बात पूछूं आंटी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? वो सोचकर बोली। पूछो। वो मुस्कुराई। आपका आसिफ के अलावा कोई और बेटा भी है? उसका ख्याल था। वो चौंक गई, लेकिन उन्होंने सहूलत से इतराफ किया। हाँ, रॉबिन स्मार्क। अरे क्या तुम जानती हो उसे? उन्होंने खुशगवार हैरत का मुजाहरा किया। हाँ। कहाँ मुलाकात हुई? यहीं, वो मेरे साथ पढ़ता है। रियली? वो खुशी के साथ गैर यकीनी का इजहार करते हुए पूछने लगी। क्या रॉबिन ने तुम्हें मेरा जिक्र किया था कभी? जी, वो मेरे पास आया। क्यों नहीं? क्या नाराज है? नहीं, असल में आपके घर का मालूम नहीं उसे, वरना जरूर आता। अब मैं उसे बताऊंगी, बल्कि आप चले मेरे साथ। फिर कुछ सोचकर बोली, अभी नहीं आंटी, परसों उसकी बर्थडे है, फिर चलेंगे। वो आपको देखकर बहुत हैरान होगा और खुश भी। कैसा है वो? उनके लहजे में हसरत समा गई। मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है। बज़ाहिर ठीक है वो, लेकिन मैं जानती हूँ वो आपके बिना बहुत अधूरा है। आपने उसे तन्हा क्यों छोड़ दिया था? क्या करती, मेरे पास यही 2 रास्ते से, उसे छोड़ देती या उन सबको। वो दुख से बोली। क्यों, क्या अंकल उसे पसंद नहीं करते थे? वो पूछे बगैर ना रह सकी। बात पसंद
पसंद की नहीं है नोमिया, सारी गलती मेरी है, वो कहने लगी। मैं लगाड़ी से शादी के बाद ही मुसलमान हो गई थी। इस वक्त रोबी 3 साल का था और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उसे हॉस्टल में रहने दिया, जिससे हम माँ बेटे के दरमियान मजहब की दीवार खड़ी हो गई। असल में उस वक्त मैं सोच ही नहीं सकी कि ऐसा हो जाएगा और लगाड़ी ने भी मुझे एहसास नहीं दिलाया। कदरे तवक्कुफ के बाद कहने लगी, मुझे जब एहसास हुआ उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि राबी हमारे रास्ते पर चल सके, लेकिन कम उम्री में उसकी सोच इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि वो मेरी हर बात को झुटलाता चला गया और ना वो खुदा को मानता ना ईसा मसीह को। उसका कोई मजहब नहीं है और अपने बारे में मैं यही कहूँगी कि यकीनन खुदा को मेरी भलाई मंजूर थी, जब भी उसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, मेरे दिल को ईमान की रोशनी मुनव्वर की। और वो है ना कि तुम एक कदम बढ़ो वो 10 कदम बढ़कर तुम्हें थाम लेगा। तो उसकी जिंदा मिसाल मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं रोबी की माँ हूँ, उससे बेहद मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जब कभी ये सोचती हूँ कि सब कुछ छोड़कर उसके पास चली जाऊँ तो पता नहीं कैसे उसी पल मेरे दिल पर उसके लिए मोहर लग जाती है। मेरा दिल उसकी तरफ से सख्त हो जाता है और मैं उसके पास जाने का इरादा तर्क कर देती हूँ। कुछ देर खामोश रहकर जाने क्या सोचती रही, फिर पूछने लगी, फिर तुम उसे समझाओ कि वो गलत रास्ते पर है। मैं उसे ये काम बहुत मुश्किल लगा। कोशिश तो करो बेटा, हो सकता है वो तुम्हारे समझाने से समझ जाए। जी, उसने यूं ही कह दिया, वरना इस मामले में उसे अपने आप पर भी कतई एतमाद नहीं था। शायद इसलिए कि वो अव्वलीन 5 अरकान के नाम जानने और उन पर यकीन या ईमान रखने वाली मुसलमान थी। तौहीद, नमाज कभी पढ़ी कभी छोड़ दी, रोज़ा उस उम्र में सब भी शौक से रखते हैं, ज़कात जिसके बारे में उसका ख्याल था ये फ़िलहाल डैडी और मम्मी का शोबा है, हज शायद बूढ़े लोग करते हैं, वो भी बूढ़ी होगी तो ज़रूर करेगी। इसके अलावा इंटर तक कोर्स की किताबों में उसने जो कुछ पढ़ा था, बहरहाल अपनी हद तक वो फिर भी बहुत कुछ जानती थी। उसका मज़हब कितना वसी है और कितनी आसानियाँ हैं, और अपने हम मज़हब के साथ बैठ कर वो अपने मज़हब के बारे में यकीनन बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन किसी गैर मुस्लिम के सामने दलील के साथ बात करना उसके बस से बाहर था। उसने राबी से कहा था कि वो उसकी बर्थडे से पहले आ जाएगी, लेकिन फिर आंटी के साथ उसने प्रोग्राम बनाया था कि वो ऐन वक्त पर उनके साथ जाएगी। फिर अपने प्रोग्राम पर अमल करते हुए उस शाम वो आंटी को लेकर हॉस्टल आई, उन्हें अपने कमरे में बसंती के पास छोड़ा, फिर उसकी तरफ चल पड़ी, महज उसका मुंह देखने की खातिर, क्योंकि उसका ख्याल था वो उसके देर से आने पर खफा हो गया और जब वो उसे मनाने में नाकाम होगी तब एकदम आंटी को बुला लेगी। शायद वो भूल गई थी कि वो खफा नहीं होता था, कभी शिकवा नहीं करता था और ना ही कभी गुजरे कल की बात दोहराता था। जब वो उसके कमरे में दाखिल हुई तो वह एजी चेहरे पर कदने नींद दराज था, बैग पर सर टिकाए उसकी नजरें दीवार की आखिरी हदों पर जमी थी। आर्ट पर वो चौंका नहीं था, जैसे उसे यकीन था कि वो जरूर आएगी। जिस जाविये से बैठा था उसी तरह बैठा रहा, बस नजरें दीवार से हटाकर उस पर जमा दी कि वो कुछ नर्वस सी होकर उधर उधर देखने लगी। पूरे कमरे में सालगिरह का कोई सामान नहीं था। मैं तो समझी थी यहाँ अच्छा खासा एहतमाम होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है तुमने किसी और को नहीं बुलाया? वो हैरत का इजहार करते हुए पूछने लगी। नहीं, वो गहरी सांस लेकर सीधा हो बैठा। इस वक्त हम कहीं बाहर चलेंगे? वाहिद इसके पुरसोच अंदाज पर चौंक कर देखने लगा। तुम्हें एतराज है? नहीं, चलें फिर। वो फौरन खड़ा हो गया। 1 मिनट रुको, पहले मैं तुम्हारा गिफ्ट ले आऊं। नोमिया वो शायद रोकना चाहता था, लेकिन वो अज्जत में चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो उसके खाली हाथों को कदरे ताज्जुब से देखने लगा। तब वो हंसकर बोली, असल में मैं तुम्हारे लिए एक जीता जागता तोहफा लाई हूँ। क्या मतलब? ये देखो। उसके साथ ही उसने पूरा दरवाजा खोल दिया और सामने अपनी माँ को देखकर लम्हे भर को वो साकित रह गया। रॉबी, कैसे हो तुम? आंटी खुद ही आगे बढ़ी और उसका चेहरा हाथों में थामना चाहती थी कि उसने अपने मजबूत बाजू में भींच लिया और उनके कंधे पर परेशानी टिकाकर बोला, मैंने आपको बहुत मिस किया था मम्मी। मैं भी तुम्हें मिस करती थी। फिर यहाँ आने के बाद आपने मुझे कभी राब्ता क्यों नहीं किया? वो पहली बार उसके मुंह से शिकवा सुन रही थी और जवाब में आंटी ने बात ही बदल दी। तुम्हारी बर्थडे है और तुमने कोई तमाम ही नहीं किया। अगर मुझे आपकी आमद का इल्म होता तो मैं ज़रूर एहतमाम करता। और नोमिया? क्या नोमिया के लिए? आंटी ने एक नज़र उस पर डाली, फिर उससे पूछा तो वो साफ गोई से बोला, नोमिया को मैं बाहर ले जाना चाहता हूँ। ज़रूर ले जाओ। आंटी मुस्कुराई। अब आप भी चलेंगी? हम तीनों? नहीं बेटा, वो जल्दी से बोली, मैं फिर किसी वक्त तुमसे मिलने आऊँगी। फिर तो आएंगी, इस वक्त भी चलें या फिर बैठें? मैं यहीं इंतज़ाम कर लेता हूँ। ये ठीक है, वो उसकी आखिरी बात से इत्तफाक करते हुए बोली, लेकिन आंटी को पता नहीं सचमुच कोई काम याद आ गया था या वो उसका प्रोग्राम खराब नहीं करना चाहती थी। माजरत करते हुए बोली, मैं इस वक्त तुम दोनों का साथ नहीं दे सकूंगी। आइंदा इंशाल्लाह किसी मौके पर हम मिलकर कोई प्रोग्राम बना लेंगे। और अब तुम दोनों यहीं खड़े खड़े वक्त बर्बाद मत करो, चलो। आखिर में उन्होंने प्यार से डांटा तो दोनों उनके पीछे चल पड़े और फिर आंटी दोबारा आने का वादा करके चली जाती। गर्मियों की शाम थी। तवील गर्म मौसम के बाद ये हल्की फुल्की शाम अच्छी लग रही थी। फिजा में एक सरोवर था। लोगों के हुजूम से परे वो निस्बतन तन्हा गोशे में आ बैठी तो वो कहने लगा, नोमिया, मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। वो सर ऊंचा किया आसमान पर दूर तक नज़र दौड़ा रहा था। वो चुपचाप उसे देखने लगी। उसकी नीलगो आंखें चमक रही थी। अंदरूनी खुशी का अक्स वाज़े तौर पर उसके चेहरे पर झलक रहा था।
अपनी मम्मी के बारे में बातें करते हुए अचानक उससे कहने लगा, तुमने मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया है और ऐसे वक्त में जब मैं शिद्दत से ये तमन्ना कर रहा था कहीं से मम्मी आ जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारा एक और गिफ्ट मैं वहीं छोड़ आई हूँ, वापसी में दूंगी। अब किसी और गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर उठता हुआ बोला, आओ वहाँ कैसीनो में चलें। मैंने कल वहाँ टेबल रिजर्व करवा ली थी। ज़्यादा तकल्लुफ़ तो नहीं किया ना तुमने। तुम आओ। तो वो उठकर उसके साथ चल पड़ी। कसीनो ज़रा ऊंचाई पर वाक़ था और सीढ़ियों के बजाय चक्कर खाती हुई बजरी की रोशन थी, जिस पर उतरना आसान और चढ़ना कदरे मुश्किल था। चंद कदम के बाद ही उसे एहसास हुआ था तो उसका हाथ थामकर चलने लगा और जिस तरह उसने बहुत आम से अंदाज में हाथ थामा था उसी तरह वो भी अनजान बन गई। हाल में दाखिल होने तक उसका सांस फूल चुका था। ग्लास वाल के करीब रखी टेबल पर उसके सामने बैठी ही थी कि उसने सुर्ख गुलाब का बड़ा सा फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। गालिबन अभी आते हुए उसने बाग में से हासिल किया था। थैंक यू। उसके हाथ से फूल लेकर वो एक सरशारी के आलम में उसे दूसरे हाथ की उंगलियों से छूकर देखने लगी और उसी वक्त उससे गैर शऊरी कोशिश सरजद हुई। कुछ खोए खोए अंदाज में बोली, इसका सारा हुस्न उसी ज़ात का मरहून मिन्नत है कि उसने इसे रंग नरमी खुशबू बख्शी है। कौन? वो चौंक कर देखने लगा। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसने मुझे इस फूल की तमाम जज्जियात को समझने और महसूस करने की तमाम हैसियत बख्शी है। वो है मेरा खुदा। खुदा? उसने पहले दोहराया, फिर बंद होठों के अंदर हल्की सी हंसी भरी। उसके बाद कहने लगा, इस फूल से तुम्हारे खुदा का क्या ताल्लुक? सिर्फ इस फूल से नहीं बल्कि पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से उसका ताल्लुक है। हर शे को पैदा करने वाला और फिर उसे फना करने वाला वही है। कम ऑन नोमिया। वो शायद मौजू बदलना चाहता था कि वो मेज़ पर कोहनी टिकाकर फूल एन उसकी आंखों के सामने करते हुए बोली, इतनी तरक्की कर ली है साइंसदानों ने, ज़मीन और आसमान के दरमियान क्या कुछ नहीं तस्कीर किया। लेकिन कोई है जो ऐसा फूल बना दे जिसकी नरमी उंगलियों की पोरों को गुदगुदा देती है, जिसकी खुशबू से हवास मुअत्तर और जैसे देखते हैं जहाँ आंखें चमकती हैं वहाँ रूह तक सरशारी हो जाती है। उसके पास शायद जवाब नहीं था, उठकर चला गया। अरे वो पहले हैरान हुई, मैंने ऐसा क्या कह दिया। फिर अपनी बातों सोचने लगी। उसे खुशी हुई कि अनजाने में ही सही मगर कोशिश तो की, और ऐसी कोशिश तो वो बार बार कर सकती थी। बकौल आंटी, हो सकता है वो मेरी बात समझ जाए। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो अपनी मदद आप के तहत ट्रे में मुख्तलिफ चीज़ें सजा रहा था। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर सीधी बैठी तो ग्लास वॉल से परे आसमान पर उड़ते परिंदों को देखने लगी। उसकी पहली कोशिश गैर शऊरी थी, लेकिन फिर उसने सोच लिया था कि वो इसी तरह जब भी मौका मिलेगा उसके एहसासात को झंझोड़ेगी। हो सकता है कभी वो खुदा को तस्लीम करे, और अगर नहीं तो वो मेरा। आखिर में उसने लापरवाही से सोचा। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो राबी की ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए कितनी संजीदा हो चुकी है, क्योंकि इन दिनों मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों से सुनी हुई मजहबी बातें या कहीं पढ़े हुए अखबार और टीवी पर किसी मजहबी प्रोग्राम में किसी अल्लामा की तकरीर जो उसने सुनी, इन सबको वो सोच सोच कर जहन में महफूज करती थी, ताकि जब भी मौका मिले वो राबी के सामने इस अंदाज से दोहराए कि वो लाजवाब हो जाए जैसे उस रोज़ हुआ था, और इसी तरह लाजवाब होते होते हो सकता है किसी दिन वो कायल हो जाए। नोमिया सैफुर रहमान, तुम जीत गई, मैं हार गया। कितना अनोखा दिन होगा जब वो ऐसा कोई एतराफ़ करेगा। वो अब अक्सर तसव्वुर में इसका ये रूप देखने लगी थी। उसका चौथा तालीमी साल शुरू हो चुका था, इसलिए वक्ती तौर पर वो सब भूलकर इसमें मसरूफ हो गई। वैसे भी अब ज़्यादातर वक्त हॉस्पिटल में गुजरता था। किसी भी चैप्टर को प्रैक्टिकली समझाने के लिए डॉक्टर जॉर्ज आगे आगे और वो तमाम स्टूडेंट पीछे पीछे भागते थे। कभी इस वार्ड में, कभी इस वार्ड में, कभी ऑपरेशन थिएटर, कभी इमरजेंसी। टांगे शल हो जाती थी। किसी किसी वक्त ऐसे डैडी पर बहुत गुस्सा आता जिन्होंने उसके लिए इतनी मुश्किल फील्ड का इंतखाब किया था। और एक बार उसने दादा को लिखा भी कि आपके बेटे ने मुझसे पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है। इस वक्त तो ऑपरेशन थिएटर में मुसलसल 3 घंटे खड़े रहने के बाद कॉमन रूम में आई तो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी हुई बोली, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो औरत बच जाएगी। इसका बच्चा पेट के अंदर मर चुका था और जिस्म में जहर फैलने लगा था, लेकिन खुदा को उसकी ज़िंदगी मंजूर थी। यूं ही अपनी धुन में बात करते हुए उसने सोफे की बैक से सर टिकाया तो सामने नजर रोबी पर पड़ी। पता नहीं क्या था उसकी नज़रों में, वो बिला इरादा खामोश हो गई और वो कहने लगा, डॉक्टर की अनथक कोशिश से उस औरत ने नई जिंदगी पाई है। वो उसकी बात का जवाब दे सकती थी, लेकिन एक तो थकी हुई थी, दूसरे ये जगह और माहौल ऐसा नहीं था कि वो उससे उलझने बैठ जाती। मसलतन खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि रॉबी ने उसके उस रोज़ वाली बात को आज झुठलाने की कोशिश की है, और अगर वो खामोश रही तो उसकी तरफ वो भी यही समझेगा कि मैं लाजवाब हो गई हूँ। और फिर उसकी बात का जवाब देने की खातिर इस शाम वो अपने कमरे में जाने के बजाय सीधी उसके साथ उसके कमरे में चली गई। पहले यूँ जाहिर किया जैसे बेख्याली में आ गई हो, और फिर ये तो मुमकिन ही नहीं था कि वो फ़ौरन वापस पलटने देता। उसे इस रॉड से बिठाया और कुछ चाय बनाने चला गया।
तुमने नाहक तकलीफ की। वो चाय लेकर आया तो कहने लगी, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा रोज़ का मामूल है। आते ही सबसे पहले चाय बनाता हूँ, तुम अगर कुछ खाना पसंद करोगी तो। नहीं, बस चाय ठीक है। वो उसके हाथ से मग लेकर कहने लगी, वैसे भी अब कल तक मैं कुछ नहीं खा सकूंगी। क्यों? जिस दिन ऑपरेशन थिएटर चली जाऊँ फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अजीब तरह से दिल मतली हो जाता है। और आज तक वो औरत वो कासिदन खामोश हो गई। फिर कुछ देर बाद सरसरी अंदाज में बोली, जैसे बकौल तुम्हारा डॉक्टर की अनथक कोशिश से नई जिंदगी मिली है। क्या तुम्हें इस बात से इनकार है? नहीं, बल्कि शिकवा है। कैसा शिकवा? वो बिल्कुल नहीं समझा कि डॉक्टर्स ने उस औरत को नई जिंदगी दे दी लेकिन उसके बच्चे को नहीं बचाया। क्या कसूर था उस बच्चे का? और क्या बिगड़ जाता डॉक्टर्स का जो उस बच्चे को। नोमिया प्लीज। वो हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक गया तो वह एकदम खामोश होकर उसे देखने लगी। वो कुछ इस तरारी कैफियत में उठकर किचन में चला गया। कितनी देर हो गई वो पता नहीं क्या कर रहा था। उसका दिल चाह झांक कर देखे और अपनी जगह से खड़ी भी हुई, लेकिन इसी वक्त वो आ गया। गालिबन इतनी देर से अपने आप पर काबू पाने में लगी थी कि अब उसे खड़े देखकर मखसूस दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे तुम खड़ी क्यों हो गई? बैठो ना। बस अब मैं चलूंगी। बैठ जाओ। ना तो हुक्म ना इसरार। जाने क्या था कि वो चुप बैठ गई। तब वो कुछ खामोश रहने के बाद कहने लगा, शायद तुम्हें याद हो मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो तुम्हारे लिए बाइस से दुख, नदामत, खुद अपने आप के लिए बाइस से मलामत हो। अब तुम बताओ, इस तमाम अरसे में क्या मुझसे कुछ ऐसी नादस्तगी भी हुई, ऐसी कोई हरकत सरजद हुई जिससे तुम्हें दुख हुआ हो? वो जवाब देने के बजाय बगौर उसे देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी वो कहना क्या चाहता था। और उसकी तरफ से जवाब ना पाकर वो कहने लगा, और मैंने ये भी कहा था कि हमारे दरमियान जो खली छायल है उसे ना तुम अबूर करना और ना मैं अबूर करूंगा। और फिर तुम ऐसी कोशिश कर रही हो कि मैं अपना किनारा छोड़कर तुम्हारी तरफ आ जाऊं। मेरे खुदा! इसकी आखिरी बात पर वो अपने आप में बड़ा अजीब सा महसूस करती हुई सर झुका गई और वो अपनी बात जारी रखता हुआ कहने लगा, नहीं नोमिया, मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे वहीं खड़ा रहने दो। हाँ, अगर तुम दरमियानी खलीज को पाने की ख्वाहिश रखती हो तो चलो खुद मेरे पास आ जाओ। जबकि अपने बारे में मैं यही कहूँगा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और खुशगवार हकीकत यह है कि मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूँ। मेरी चाहत में किसी किस्म की कोई गर्ज शामिल नहीं, तुम्हारे हसूल की भी नहीं। और मैंने तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं की नोमिया के बदले में तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी, फिर भी पता नहीं कैसे उसकी आंखों में नमी उतर आई, जिसे पलकें झपक झपक कर वो अपने अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। और गो के उसका झुका हुआ सर फिर भी वो जान गया था। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें दुखी करना नहीं था। प्लीज़ रोना मत, वरना मैं बहुत नादिम महसूस करूंगा। उसने सोचा वो इस तरह चुपचाप उठकर चली जाए, लेकिन फिर फौरन अपनी सोच को नफी में कर दिया। पता नहीं वो क्या समझेगा। वह मुश्किल अपने आप पर काबू पाकर बोली, तुम गलत समझे हो रोबी। मैं ना तो दरमियानी खलीज पाने की ख्वाहिश रखती हूँ और ना ही मैंने तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। मैंने सिर्फ आंटी के कहने पर तुम्हें एहसास दिलाना चाहा था कि तुम गलत रास्ते पर खड़े हो, वरना इसमें मेरी अपनी कोई गर्ज शामिल नहीं है। वो अपनी सफाई में इस कदर कह सकी और इससे पहले कि वो कुछ कहता उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते पलट कर बोली, और रही मोहब्बत की बात तो मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत नहीं किसक है जो हमेशा रहेगी। इसके साथ ही वो उसके कमरे से निकल आई। इस रात वो एक पल के लिए नहीं सो सकी। उसका सारा जोश हवा हो गया था। मुसलसल अपने आप को कोसती रही कि क्यों इस हद तक बढ़ी थी कि उसने महज आंटी के कहने में आकर उसे राह दिखाने की कोशिश की, या वो खुद भी ऐसी ख्वाहिश रखती थी। तब उसने पूरी ईमानदारी से अपने आप से एतराफ़ किया, वो ऐसी ख्वाहिश रखती ज़रूर थी लेकिन अपने लिए नहीं, खुद उसके लिए, ताकि वो भटका हुआ मुसाफिर कम अज़ कम अपनी माँ की आगोश तो मुयस्सर हो सके। और वो घर जहाँ उसका दाखिला इसलिए बंद है कि वो गैर मुस्लिम है। वो सोई ही नहीं थी, इसलिए उठने में देर सवेर का सवाल ही नहीं था। मामूल के मुताबिक बिस्तर छोड़ा, फिर हस्बे मामूल पहले नमाज पढ़ी। उसके बाद दूसरी ज़रूरियात फारिग होकर जब वो अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तब उसने फैसला कुन अंदाज में सोचा कि वो आइंदा उसकी ज़ातियात में हरगिज़ दखल नहीं देगी। वैसे भी अभी आखिरी साल जा रहा है, क्या ज़रूरत है रंजिश पैदा करने की। बेहतर है अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे से रुखसत हो। जिस वक्त वो अपने कमरे से निकली, वो उससे चंद कदम आगे लिफ्ट की तरफ जा रहा था और वो महज इस ख्याल से कहीं वो ये ना समझे कि रात वो उससे खफा होकर गई है। तेज कदमों से चलती हुई उसके साथ जा मिली। हेलो, वो अचानक उसे अपने बराबर देखकर चौंका। हेलो, वो जवाबन खुलकर मुस्कुराई। मेरा ख्याल था तुम खफा हो गई। क्यों? वो अनजान बन गई। कल मैंने तुम्हें शायद हर्ट किया। नहीं, बल्कि मुझे खुशी हुई। तुमने जो समझा सोचा उसे फौरन ही कह दिया। इसके बरक्स अगर तुम एक तवील अरसे तक मेरी बातें जाबिरन बर्दाश्त करने के बाद आखिरी में ये सारी बातें कहती तो मैं ज़रूर हर्ट होती। बल्कि मुझे लगता जैसे तमाम अरसे में तुम अंदर ही अंदर महफूज होते रहे हो और आखिर में हरी झंडी दिखाकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बहरहाल रॉबिन स्मार्क, हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों की तरह एक दूसरे से रुखसत होंगे। वो उसकी तरफ देखता रह गया, एक लफ्ज़ ही नहीं कह सका। फिर अगला सारा वक्त बेइंतहा मसरूफियत में गुजरा। वो खुद कहती थी अगर कभी उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसमें ये ज़रूर लिखेगी, एक साल तक तो उसने सूरज तुलू होते और गुरूब होते नहीं देखा था। बहरहाल इस थका देने वाले दौर का इख्तिताम भी हो ही गया था।
यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन कदरे खुशगवार गुजरे और इस शाम डॉक्टर जॉर्ज ने अपने स्टूडेंट को चाय पर बुलाया। यूनिवर्सिटी से निकलकर उनकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी कि वो बार बार हैरान होकर उन्हें देखती रही और इन 4 सालों के दौरान उसने जितने रिमार्क्स और जितने नाम उन्हें दिए थे वापसी में बड़ी फराग दिली से वापस लेती आई थी। तुम्हारा फौरन वापसी का इरादा है या कुछ अरसा यहाँ रहोगी? वापसी में राबी ने उससे पूछा तो वो बेख्तियार किए गई। नहीं भाई, अब यहाँ रहने का क्या सवाल, फौरन वापस जाऊंगी। फिर अचानक उस पर नजर पड़ी। उसकी नीलगो आंखों में उदासियां समेट आई थी तो बात संभालते हुए बोली, मेरा ख्याल है अब तो मजीद हॉस्टल में रहने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। इससे पहले कि कोई निकल जाने का कहे हमें खुद ही निकल जाना चाहिए। फिर उससे पूछने लगी, तुम अमेरिका वापस जाओगे? मैंने इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं सोचा, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि इस तमाम अरसे में मैंने तुमसे हटकर कुछ भी नहीं सोचा। उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का और बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी तरफ रुख मोड़ गई। इस रात वो देर तक बसंती से गपशप करती रही। एड्रेस का तबादला भी हुआ, लेकिन उसे यकीन था वो कभी भी उसे खत नहीं लिख सकेगी। अगला दिन वो रॉबिन्स के साथ रही और उससे अगले दिन वो उसे कहने लगी, मैं आज अंकल लगाड़ी के घर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, वो सख्ती से होंठ भींचकर बोला। उसके बावजूद अपने आप को क्यों कहने से बाज नहीं रह सकी। मम्मी ने मुझे अपने घर आने से मना किया है। वो नहीं जानती थी कि ये अल्फाज उसके होठों से कैसे अदा हुए, क्योंकि वो देख रही थी वो सारी तवानाई अपने आप पर जब्त करने में सर्फ कर रहा था। तब वो बहुत खामोशी से उसके पास से हट गई। फिर वो 2 दिन अंकल लगाड़ी के घर रहने के बाद उन सब से रुखसत होकर जब वापस आई तो वो मौजूद नहीं था। पहले वो यही समझी यूं ही किसी काम से निकला होगा, लेकिन 3 दिन तक उसका दरवाज़ा लॉक रहा। वो सुबह शाम जाकर देखती रही, पता नहीं कहाँ चला गया। अगले दिन उसकी वापसी थी और इस वक्त वो कॉरिडोर में रेलिंग पर झुकी ये सोच रही थी अगर वो अब भी ना आया तो वो उससे मिले बगैर चली जाएगी, जिसका मलाल उसे हमेशा रहेगा। इस वक्त उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो फौरन गर्दन मोड़कर देखने लगी और उसे देखकर बेइख्तियार पूछ गई, कहाँ चले गए थे तुम? इसके लहजे में बेइख्तियारी के साथ बेकरारी भी थी, जिसे महसूस करके ही उसने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। पता है, मैं कल जा रही हूँ। अपनी तरफ से उसने एहसास दिलाया और वो इत्मीनान से बोला, जानता हूँ, जानते हो, फिर भी गायब रहे। अगर अब भी ना आते तो मैं तुमसे मिले बगैर चली जाती। इस वक्त तो मुझे आना ही था। वो पता नहीं क्यों इतना मुतमईन था कि वो उलझ गई। उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में जाने लगी तो वो सामने आ गया, मेरे साथ आओ। वही बेबस कर देने वाला अंदाज कि वो उसके साथ चल पड़ी। वो गालिबन अभी सीधा उसके पास आया था जब ही उसके कमरे का दरवाज़ा लॉक था। उसने जेब से चाबी निकालकर लॉक खोला, फिर दरवाज़ा खोलकर पहले उसे अंदर जाने का इशारा किया, फिर उसके बाद दाखिल हुआ तो कहने लगा, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। चाय मैं बना देती हूँ, तुम जब तक मुंह हाथ धो लो। वो उसके मना करने के बावजूद किचन में चली गई। चाय लेकर आई तो वो उस जगह बैठा था जहाँ हमेशा वो बैठती थी। इस बात को उसने महसूस किया लेकिन टोका नहीं। खामोशी से एक मग उसे थमाकर खुद उसकी जगह पर जा बैठी। तो कल तुम जा रही हो, उसने गालिबन अपने आप से कहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। तब वो उसे देखकर कहने लगा, पूछोगी नहीं मैं 3 दिन कहाँ रहा? मेरा ख्याल है तुम्हें देखते ही मैंने पहला सवाल यही किया था। हाँ, उसका अंदाज पता नहीं थका हुआ था या हारा हुआ, वो समझ नहीं सकी। हाँ कहकर वो खामोश हो गया था या शायद कुछ सोच रहा था। काफ़ी देर बाद बोला, जब तुम अंकल लगाड़ी के घर गई थी इस वक्त अचानक मुझे यूं लगा जैसे मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख सकूंगा। और तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि ज़िंदगी में ये मोड़ तो आना ही था, लेकिन मुझ पर अजीब बेबसी और बेचारगी सवार हो गई और फिर मैं खुद को आजमाने की खातिर यहाँ से चला गया कि शायद इस माहौल से निकलकर मैं अपने आप को बुला सकूं। लेकिन कहीं किसी मकाम पर भी मैं खुद को नहीं बुला सका। हर पल यूं लगता रहा जैसे धीरे धीरे मेरी रूह इंतहाई अजियत के साथ मेरे जिस्म का साथ छोड़ रही है। वो लम्हे भर को खामोश हुआ, फिर उसकी बेहद खामोश आंखों में देखता हुआ बोला, पहले मैंने तुमसे सिर्फ अपनी शदीद मोहब्बत का इतराफ़ किया था और ये भी कहा था मेरी चाहत में किसी किस्म का कोई गर्ज शामिल नहीं। इस वक्त मैंने तुमसे बिछड़ने का सोचा था, लेकिन शायद मुझे यकीन नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ये लम्हा आएगा भी। और अब ऐसा है नोमिया सैफुर रहमान, इन 3 दिनों में मुझ पर यह इदराक हुआ कि मैं मोहब्बत के साथ तुम्हारे हसूल की ख्वाहिश भी रखता हूँ, लेकिन मसला वही दरमियानी खलीज का है। तुम्हारे पास इसका कोई और हल नहीं है? क्या मतलब? वो चौंक कर पूछने लगी। मेरा मतलब है क्या हम अपने अपने रास्ते पर चलते हुए एक नहीं हो सकते? वो बड़ी आस से देखते हुए कहने लगा, नहीं ये तो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? हम एक दूसरे पर जबर और तनकीद किए बगैर खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। प्लीज़ रॉबी, तुम जानते हो मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। इसके साथ ही वो उठकर जाने लगी तो उसने रोक दिया, इस तरह मत जाओ प्लीज़, कोई और रास्ता सोचो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसके लहजे में आजिज़ी थी। फिर सोचकर बोला, अगर एक होने के लिए एक ही रास्ते पर चलना ज़रूरी है तो हम ये टास्क कर लेते हैं क्या? वो तकरीबन चीख पड़ी, मुझे कहने दो रॉबिन स्मार्ट कि जब तक तुम्हारी मोहब्बत में कोई गर्ज शामिल नहीं था तुम अच्छे इंसान थे और अब गर्ज ने तुम्हें अंधा कर दिया है। जिंदगी तो जिंदगी, मजहब को भी जुए के तर्ज पर खेलना चाहते हो
सकता है तुम्हारे लिए ये कोई बात ना हो, लेकिन प्लीज नोमिया। वो अपनी बात पर नादिम होकर बोला, फिर उठकर बाहर चला गया। लेकिन चंद मिनट बाद ही वापस चला आया और दोबारा अपनी जगह पर बैठता हुआ बोला, एक और तरीका है, बस रहने दो। वो कुछ रूठे हुए बेजारी से बोली, नहीं सुन तो लो। फिर वही अंदाज कि वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। हम दोनों एक दूसरे को अपने अपने मजहब के बारे में कायल करने की कोशिश करते हैं, जो भी नहीं। वो उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी, तुम ऐसी कोई कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, और ना ही मैं तुम्हारे हसूल की ख्वाहिश रखती हूँ, इसलिए तुम्हारी कोई बात मुझ पर असर नहीं करेगी, ये तो है। वो हार मानकर बोला, लेकिन तुम एक कोशिश ज़रूर करो, हो सकता है तुम्हारी कोई बात मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। फौरी तौर पर वो अपने आप को बहुत मुश्किल में महसूस करने लगी। समझ में नहीं आया क्या करे। एक शख्स जो सिरे से खुदा को तस्लीम ही नहीं करता, उसे कैसे यकीन दिलाए। पहले ख्याल आया चुपचाप यहाँ से उठकर चली जाए, लेकिन इस तरह तो खुद उसका ईमान मुतशब्बर रहता। चाय पियोगी? वो उसे खामोश देखकर कहने लगा। हाँ, उसने फौरन हामी भरी, और जब वो उठकर किचन में चला गया तब उसे कुछ वक्त मिल गया। वो जल्दी जल्दी अपने जहन में मुख्तलिफ बातें तरतीब देने लगी, और कभी किसी पर्चे में कोई ऐसा वाक़या जो बहुत दिन तक उसे याद रहा, और सबको सोचने के साथ साथ दिल ही दिल में दुआ करती रही, अल्लाह मेरी मदद करना, ऐसा ना वो बजाय कायल होने के मेरा मजाक उड़ाने बैठ जाए कि मैं तो खुद ही ना बल दूँ, उसे क्या समझाऊंगी। चाहे वो अपनी सोचों में इतनी महू थी कि उसके आने का पता ही नहीं चला। उसकी आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी, फिर खज्जल सी होकर उसके हाथ से मग लेते हुए होठों से लगा लिया। क्या मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है? वो अपनी जगह पर बैठता हुआ पूछने लगा। नहीं, वो काफ़ी हद तक संभल कर मुस्कुराई। चलो तो फिर शुरू हो जाओ। मुझे बताओ, वो कौन सी हस्ती है जिसे तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, फिर भी उसे यकीन से उसके होने का दावा करते हो, यहाँ तक कि हर बात होने और ना होने का ताल्लुक उससे जोड़ते हो कि उसे मंजूर था या मंजूर नहीं था। शायद ये उसका पहला सवाल था, और उसे महसूस हुआ जैसे अचानक उसका धड़कता दिल ठहर गया हो, अपने मामूल के मुताबिक पुरसुकून। और फिर वो उसी सुकून से बोली, सबसे पहले तो मैं इस दुनिया की बात करूंगी जैसे तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। यहाँ मौजूद हर चीज़ की जिद कायम है, यानी मुतजाद, जैसे सुबह शाम दिन रात, खुशी है तो गम भी है, तुम सोते हो जागते हो, यानी कोई भी चीज़ एक मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा नहीं है। अपने आप को देखो, मुझे देखो, हम आज हैं कल नहीं होंगे। हर चीज़ फ़ानी है, और जब फ़ानी है तो कोई लाफ़ानी भी होगा, और लाफ़ानी ज़ात है, खुदा की ज़ात, जिसके बारे में हमारा ईमान है कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो अपनी पहली मिसाली कारकर्दगी देखने के लिए रुकी नहीं, बल्कि बोलती चली गई, ये सारी कायनात जिसके बारे में गालिबन तुम्हारा ख्याल ये है कि या तो ये खुद वजूद में आई है या किसी इंसान की तख्लीक है। अगर ऐसा होता तो इसका निज़ाम इतना मुस्तहकम नहीं हो सकता था। तुम गौर करो तो इस कायनात का सारा निज़ाम एक कायदे, ज़ाब्ते और कानून के तहत काम कर रहा है, और ये कानून ऐसा मुस्तहकम है, यहाँ मौजूदा कोई भी शय अपने ज़ाब्ते और कायदे से एक इंच के हज़ारों हिस्से में भी अपना रिश्ता मुनक्किद नहीं कर सकती। इस ज़मीन को देखो, अपनी मखसूस रफ्तार से मोहरी और तलवानी गर्दिश कर रही है। इसको अपने मदारात पर हरकत करने के लिए भी एक मखसूस रफ्तार से गर्दिश की ज़रूरत होती है, और इसमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं होता। क्या तुम तुम्हारे साइंसदानों की इस रफ्तार में कमी बेशतर कर सकते हो? उसने लम्हा भर उसको सवालिया नज़रों से देखा, फिर कहने लगी, फिर जिस तरह हैवानात नबातात की पैदाइश और अफजाइश एक लगे बंदे कानून की पैरवी कर रही है, इस तरह इंसानी दुनियावी पैदाइश और नशोनुमा का निज़ाम एक ही तरह चल रहा है। इंसान पैदा होकर बड़ा होता है, फिर लड़कपन और जवानी के दौर से गुजरकर बुढ़ापे में दाखिल हो जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। हम लाख अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजार लें, लेकिन ज़िंदगी की अदावारात हमारा कोई इख्तियार नहीं है। हम चाहें भी तो जवानी को हमेशा बरकरार नहीं रख सकते, और हज़ार चाहने और कोशिश के बावजूद बुढ़ापे को आने से नहीं रोक सकते। इसी तरह हम मौत को नहीं टाल सकते। कौन ऐसा शख्स है यहाँ जो मरना चाहता है, इसके बावजूद मर जाता है? ज़िंदगी की ये अटल हकीकत है जिन पर हमें कोई इख्तियार नहीं, इन पर उसे इख्तियार है जिसे कोई भगवान कहता है, कोई गॉड और कोई यज़दान, और नाम कुछ भी हो, वही एक खुदा है, एक ताकतवर और लामतीना हस्ती जो हमें संभाले हुए है, और इस सारी कायनात पर उसकी हुक्मरानी है। मज़े की बात यह है कि जो एक बार उसे मान लेता है वो फिर कभी उसे जुटला नहीं पाता। इसकी मोहब्बत में एक नशा है, सरवर और गुरूर भी है। तुम कहते हो उसे देखा नहीं, अगर महसूस करो तो उसका जलवा हर शय में है। वो अगर हमारे दिल में अपनी मोहब्बत डालता है तो हमसे मोहब्बत करता भी है। उसकी मोहब्बत बड़ी ज़ोर आवर है रॉबी, जिसके सामने बाकी सारे जज्बे अपनी मौत पर आ मरते हैं। तुम्हारे सामने जिंदा मिसाल तुम्हारी माँ की है, आसिफ और आलिया की तरह। तुम भी उसकी औलाद हो, फिर ये तफरीक क्यों? ऐसा तो नहीं है कि उसने उन दोनों के लिए ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं और तुम्हारे लिए कम, बल्कि तुम्हारे लिए तो उसका दिल ज़्यादा गद्दार होना चाहिए, क्योंकि तुम बाप के साय से भी महरूम थे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए उसका दिल
खुदा की मोहब्बत से मुनव्वर हो चुका है और वो अपने दिल में अब सिर्फ उसी को बसाएगी जो उसके खुदा से मोहब्बत रखेगा, और जो उसके खुदा पर यकीन नहीं रखता, ख्वाह उसके पेट की ही औलाद क्यों ना हो, उसके लिए उसने दिल को क्या घर के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। वो उसके चेहरे पर तारीख साए लहराते देखकर खामोश हो गई। बस, उसने यूं कहा जैसे पूछ रहा हो तुम्हारी बात खत्म हो गई क्या? बस, हर बात से कतई नजर वो अच्छा दोस्त भी तो था, अपने कोल का पक्का। इस तमाम अरसे में उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे उसे दुख होता या जो उसके लिए बाइस नदामत या खुद उसके लिए मलामत होती। वो सुरखरू होकर जा रही थी तो उसमें उसका भी इतना ही हिस्सा था जितना खुद उसका। उसकी नीलगो आंखों में इस वक्त भी वही जवार भटा उठ रहा था जो पहली मुलाकात में उसने देखा था। फिर जैसे उदासियों के सारे मौसम उसका ताक़ुब करते चले आए थे और अब भी वही उन्हीं मौसमों के आसार में था। लम्हे भर को वो डगमगाई, फिर फौरन संभल कर बोली, मैंने तुमसे कहा था मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं किसी है, और मैंने गलत नहीं कहा था। हाँ, अगर तुम किसी नतीजे पर पहुंचकर मुझे नए मौसमों की नवीद दोगी तो मैं किसक को मोहब्बत में बदलने में देर नहीं करूंगी। दूसरी सूरत में मैं बगैर किसी मलाल के कह नहीं हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी राह, मेरे लिए मेरी राह। इसके साथ ही वो बाहर निकल आई थी। एयरपोर्ट पर मम्मी, डैडी, ताया, अब्बू, ताई अम्मी के साथ दादा भी मौजूद थे। उसे बेहद खुशी हुई और उस सबसे पहले उन ही के सीने लगी थी। फिर सबसे मिलकर अता के बारे में पूछने लगी। गालिबन उसे ख्याल ही नहीं रहा था कि वो स्पेशलाइजेशन के लिए गया हुआ है। जब डैडी ने बताया तो खज्जल सी होकर बोली, हाँ मुझे मालूम तो था, लेकिन इस वक्त आप सबके दरमियान उसे ना देखकर मुझे जहन से निकल गया। वो वैसे उसके वापसी कब होगी? अभी तो 1 साल है। ताया अब्बू ने बताया तो वो सोचने लगी, गोया यहाँ भी बोर होकर देने वाले दिन मुंतजिर हैं। फिर कुछ दिन तक उसकी वही रूटीन रही जो यहाँ स्कूल कॉलेज के ज़माने में छुट्टियों के दौरान हुआ करती थी, यानी खाना और सोना। उसके अलावा अता के साथ कुछ प्रोग्राम बना लेती थी। अब अता नहीं था, और अगर वो होता तो अब वो टीन एज लड़की नहीं थी जो पहले की तरह उससे लड़ती झगड़ती और ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाती। काफ़ी तब्दील हो गई थी वो। उसे बदलने में एक हाथ तो वक्त का था, दूसरा नदी के उस तरफ खड़े रॉबिन स्मार्क का, जिसकी आंखें की नीलाहट उसकी आंखों के सामने किसी मंजर की तरह ठहर गई थी। दिन में कई बार ऐसा होता कि वो उसे अव्वल मुलाकात से सोचने लगती। अब गालिबन पाकिस्तान से आई हैं और पाकिस्तानियों की एक खूबी ये होती है कि वो किसी दूसरे को नज़रअंदाज करने में मास्टर होते हैं। फिर वो हर रोज़ एक ही जुमला दोहराता, मैं शाम में इंतज़ार करूंगा। उससे वो दिन शिद्दत से याद आया जब वो उसके सामने हामी भरने के बावजूद भी नहीं जाती थी, और पता नहीं क्यों वो गुजरी कल की बातें नहीं दोहराता था। उसने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हर रोज़ एक नए यकीन के साथ अपनी बात दोहराता, और फिर जब वो अपने आप से लड़ते लड़ते हार गई थी तो उसके सामने बैठकर किस तरह रो रही थी। नोमिया दादा ने उसके कमरे में दाखिल होकर पुकारा तो वो चौंक कर खड़ी हो गई। आइए दादा, बेटा, अब मुझे भी लगता है कि तुम्हारा बाप ने तुम्हें बाहर भेजकर वाकई किसी जन्म का बदला लिया है। दादा उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठते हुए बोले तो वो अपनी बात याद करते हुए हंस पड़ी। नहीं दादा, वो तो मैंने बस यूं ही कहा था। तुमने यूं ही कहा होगा, लेकिन अब मैं यकीन से कह रहा हूँ। कैसे? वो हैरान होकर देखने लगी। भाई, पहले तुम्हारे घर में मौजूदगी का पता चलता था, अब महसूस ही नहीं होता कि तुम घर में हो। क्या करूं दादा, मैं तो खुद बोर सी हो गई हूँ। इतने मसरूफियत के बाद एकदम से फरागत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इसके लहजे में बेजारी थी। तब दादा उसका कंधा थपकते हुए बोले, ऐसा ही होता है, फिर तुम्हारे कोई दूसरे मशागिल भी तो नहीं है ना। ऐसा करो, जब तक तुम्हारा क्लिनिक तैयार नहीं हो जाता तुम कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो। मैंने कहा था डैडी से, और वो कुछ रजामंद भी हो, लेकिन मम्मी नहीं मानी। उनका कहना है ये जो कुछ वक्त में आराम कर लूँ, और आराम करने का नतीजा आप देख रहे हैं। मैं कितनी सुस्त हो गई हूँ। मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा, लेकिन पहले कोई अच्छा शेर सुनाओ, सही तलफ्फुज के साथ। दादा संजीदगी से बोले और वो शरीर हो गई, उम्र दराज वाला। और दादा हंस पड़े। फिर दादा के कहने पर मम्मी को मानना पड़ा। यूँ उसने एक मकामी हॉस्पिटल में जॉब कर ली तो वक्त सहूलत से कटने लगा। ना ज़्यादा फारिग मिलती, ना यादें सताती। रफ्ता रफ्ता वो इस ज़िंदगी में एडजस्ट होने लगी थी। इस रोज़ वो मम्मी के पास बैठी यूं ही उधर उधर की बातें कर रही थी, और बातों के दौरान जब अता का जिक्र आया तो मम्मी कहने लगी, तुम्हारे दादा की ख्वाहिश है कि अता के आते ही तुम दोनों की शादी कर दें। क्या? वो यूँ बोली जैसे उसके सुनने में गलती हुई हो। किसकी शादी? तुम्हारी और अता की? नहीं मम्मी, वो फ़ौरन बोल पड़ी, मैं और अता, मेरा मतलब है हम दोनों कभी भी एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे। क्यों? मम्मी वाकई हैरान हुई थी। इसलिए हमने कभी इस अंदाज से नहीं सोचा, तो आप सोच लो। नहीं, फिर मजबूरन उसे बताना पड़ा। वैसे भी अता जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसके बारे में मुझे बता चुका है। कौन है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो अता के साथ पढ़ती रही है। मम्मी खामोश हो रही हैं, फिर कुछ देर बाद कहने लगी, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुम्हारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। अभी भी आप बेफिक्र रहें मम्मी, क्योंकि फ़िलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। ऐसा मत कहो, क्योंकि शादी के लिए यही उम्र मुनासिब है। फिर भी मम्मी, पहले मैं अपना क्लिनिक सेट कर लूँ, उसके बाद सोचूंगी। उसके साथ ही वो मम्मी के पास से उठाई।
अपनी तरफ से वो फिलहाल टाल आई थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब मम्मी इत्मीनान से नहीं बैठी रहेंगी और उसका अपना इत्मीनान भी रुखसत हो गया था। तबीयत में अजीब तरह की बेजारी और उकताहट आ समाई थी। गो के रोज़मर्रा के मामलात में फ़र्क नहीं आया था, वही रूटीन थी, लेकिन हर काम वो जैसे मजबूरी के तहत कर रही थी। इन दोनों डैडी ने उसे क्लिनिक की चाबी दी और वो उसे अपनी मर्जी से सेट करने में लगी हुई थी। रिवॉल्विंग चेयर पर कुछ थके थके से अंदाज में बैठी हुई थी। जब अता गालिबन सबसे मिलने के बाद उसे फ़ोन करने के बजाय खुद उसके पास आ गया, वो उसे अचानक सामने देखकर हैरान हुई और खुश भी, लेकिन किस तरह भी इज़हार साबिका अंदाज नहीं कर सकी। गालिबन दरमियानी माह व साल और फिर दूरी ने एक हद कायम कर दी थी। फिर वो खासा मिचोड़ भी लग रहा था, चेहरे पर संजीदगी की छाप और अंदाज में तकल्लुफ़। तुम फ़ोन कर देते मैं खुद आ जाती, वो उसे कहने लगी। पहले मैं ऐसा ही कर रहा था, फिर सोचा इस बहाने तुम्हारा क्लिनिक भी देख लूँगा। वो कमरे का जायज़ा लेते हुए बोला, ये अच्छा किया तुमने, वरना फिर आज कल पर टलते रहते। खैर ये बताओ कैसा गुजर रहा तुम्हारा वक्त? बस ठीक ही गुजर रहा है, तुम अपनी सुनाओ। मैं अब क्या सुनाऊँ, मुझे तो यहाँ आए हुए भी 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है। काफ़ी हद तक यहाँ सेट हो चुकी हूँ, अलबत्ता इस क्लिनिक में सेट होने में कुछ टाइम लगेगा। उसने गुजरे माह व साल के बारे में पूछा था और वो खूबसूरती से उन दोनों से नजरें चुराकर अपने आज और आने वाले कल के बारे में बात करने लगी थी। मैं तो यही कहूँगी अता कि तुम भी यहीं आ जाओ, 1 से 2 हो जाएंगे तो। अभी नहीं, वो फौरन कह गया। कोई ऑफर है तुम्हारे? कुछ अरसा रेस्ट करना चाहते हो? वो मुस्कुराकर बोली। नहीं। फिर वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी तो वो कुछ रुककर बोला, असल में हमारा इरादा किसी ऐसे देहाती इलाके में जहाँ हॉस्पिटल की सहूलत नहीं है, वहाँ छोटा मोटा हॉस्पिटल खोलने का है। हमारे से तुम्हारी मुराद? मैं और सोनिया। उसने कहा तो वो खुशगवार हैरत में गिरकर बोली, अरे सोनिया के बारे में तो मैं पूछना ही भूल गई। कैसी है वो? ठीक है, तुम उससे मिल तो चुकी हो। अच्छा। उसने पल भर में सारे स्टाफ को सोच डाला। डॉक्टर सोनिया जहांजेब का सरापा निगाहों में आ समाया। वो सरोकत लड़की जिसके घने सियाह बालों की लंबी सी चोटी गाउन के नीचे तक झूलती थी। तब वो दिल ही दिल में अता के इंतखाब की दाद देते हुए बोली, हाँ डॉक्टर सोनिया जहांजेब, लेकिन मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया है कि तुम्हें खुद अपना ख्याल नहीं। हाँ, वो ख्वामखा हंसी। असल में हमारी फील्ड ही ऐसी है, अपना ख्याल कम ही आता है। शायद इसके साथ ही उठ खड़ा हुआ, चलो घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो। वो फौरन उठ गई। इत्तेफाक से एक साथ 3 केस आ गए थे, जिसकी वजह से वो मुसलसल लेबर रूम में मसरूफ रही। बकिया मरीजों को उसके असिस्टेंट डॉक्टर ने अटेंड किया था। जिस वक्त वो लेबर रूम से निकली, सब मरीज जा चुके थे और डॉक्टर आरिफा भी जाने की तैयारी कर रही थी। उसने खड़े खड़े उससे मरीजों की बात पूछी, फिर सिस्टर से चाय का कहकर अपने कमरे में आ गई। हकीकत यह थी कि वो इस वक्त बेहद थकी हुई थी और चाहती तो यही थी कि सीधी घर चली जाए, लेकिन आज ड्राइवर छुट्टी पर था और वो फौरन गाड़ी ड्राइव करने की हिम्मत अपने अंदर नहीं रखती थी। इसलिए वो कुछ देर सुस्ताने की गर्ज से अपने कमरे में आ बैठी। सिस्टर चाय लाकर उसके सामने रखी तो वो उसे जाने का कहकर फौरन चाय पीते हुए उसके तने आसेब कदरे पुरसुकून होने लगे थे। कप खाली करके उसने टेबल पर रखा, फिर बैग से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। अचानक गुजरे दिनों याद शायद ढेर सारे माह और साल की थकन पूरे वजूद में उतरने लगी थी। जब भी तो उसने सोचा कितना बहुत सारा वक्त गुजर गया और एक पल में उसकी निगाहों में क्या कुछ ना आ समाया। अता और सोनिया की शादी। फिर वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक जहाँपुर चले गए थे और अब तक वहीं थे। ताया अब्बू और ताई अम्मी उनके साथ नहीं गए थे। 2 साल पहले जब ताया अब्बू का इंतकाल हुआ तब अता ताई अम्मी को साथ ले गया था और बेचारे दादा को जैसे ताया अब्बू के साथ ही खत्म हो गए थे। वह मुश्किल अपने आप को घसीटा, फिर उन्होंने भी रखत सफ़र बांध लिया। अब यहाँ सिर्फ वो और अम्मी डैडी थे। डैडी जिन्होंने इस वक्त पता नहीं क्या सोचकर उसके लिए मेडिकल का इंतखाब किया था, अब अक्सर कहते थे काश मैं तुम्हें MBA का मशवरा दे देता तो आज मुझे बेटे की कमी का एहसास न होता। और वाय सितम ज़रीफ़ी का डैडी का इस वक्त का फैसला था या गलत, लेकिन उसे एकदम तन्हा कर गया था। बेपनाह मसरूफियात का बहाना करके वो अब तक शादी से इनकार करती रही थी और हकीकत ये थी कि वो जिस शख्स के लिए अपने दिल में कसक रखती थी वो उसे किसी पर चैन नहीं लेने देती थी। यहाँ आने के बाद से उसने उससे कोई राब्ता भी नहीं रखा था और गो के वो उसे अपने एड्रेस देकर आई थी, लेकिन उसने भी कोई संदेशा नहीं भेजा था। अब तक तो उसे मायूस हो जाना चाहिए था। 8 साल का अरसा कम नहीं होता, लेकिन शायद वक्त रुखसत रोबिन स्मार्क ने उसकी वही डोर उसके हाथों में थमा दी थी जो कभी खुद उसने थामी हुई थी। तुम्हारे हाथों में आज की कैसी डोर है जो इस तमाम अरसे में टूटी नहीं, फिसली नहीं? उसने शिद्दत से रोते हुए कहा था। ये डोर तो मेरी सासों के साथ बंधी हुई है, टूट जाती तो बाकी क्या रह जाता। वो आरज़ादा लहजे में बोला। डॉक्टर साहिबा, चौकीदार ने तीसरी दफ़ा पुकारा। तब उसने चौंक कर आंखें खोली तो वह एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा रहा था। ये साहब आपका पूछ रहे हैं। उसने कार्ड लेकर देखा। डॉक्टर अब्दुल रहमान लगारी। ज़ेरे लब पढ़ते हुए वो सोचने लगी। कुछ समझ नहीं आया तो चौकीदार को यूं देखने लगी जिसे वो जानता हो। क्या कहूँ उनसे?
भेज दो। वो गहरी सांस के दरमियान बोली, फिर सामने रखी काली कप पर नजर पड़ी तो जल्दी से उसे उठाया। फिर उसे साइड टेबल पर रखने के लिए उसे खुद उठना पड़ा और जब वो कप रखकर पलटी तो वो दरवाजे से दाखिल हो रहा था। फिर एक दो पल नहीं, कितने पल बीत गए, दोनों अपनी अपनी जगह साकिन। राबी कितनी देर बाद जैसे उसे होश आया, धीरे से पुकारा तो वो भी चौंका और जो कदम रुक गया था आगे बढ़ता हुआ बोला, कैसी हो तुम, बैठो। तो वो कहना चाहती थी, मैं अभी अभी भी तुम्हें याद कर रही थी लेकिन कह नहीं सकी। कैसे हो, बैठ गया तो उसकी बात दोहराई, तुम्हारे सामने हूँ। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट में वही दिलकशी थी। पहले मैं तुम्हारे लिए चाय ले आऊं। वो उठने लगी कि उसने रोक दिया। चाय मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन एक बात जानने के बाद। उसने सवालिया नजरों से देखा तो पूछने लगा, तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए किसक है या नहीं? तुम सिर्फ यही जानने के लिए आए हो? हाँ, सिर्फ यही जानने के लिए यहाँ तक आया हूँ, वो फौरन बोल पड़ा। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी राबी, ये किसक मुझे चैन नहीं लेने देती। उसकी पलकें भीगी और लेजा भी। वो सर झुकाकर होंठ काटने लगी। थैंक्स गॉड। उसने जरा सा सर ऊंचा करके इत्मीनान भरा सांस लिया। फिर टेबल पर दोनों बाजू रखकर उसकी तरफ झुककर बोला, तुम रो रही हो जबकि मैं तुम्हारे लिए नए मौसमों की नवीद लाया हूँ। उसने फौरन सर ऊंचा किया तो वो पीछे हटता हुआ बोला, पहले चाय, उसके बाद कोई और बात होगी। मैं अभी लाती हूँ। कुछ खाने को मंगवाऊँ? नहीं, बस चाय। वो जल्दी से कमरे से निकल आई। कॉरिडोर में आया, बेंच पर लेटी ऊँघ रही थी। उसे देखकर फौरन उठ बैठी तो वो उसे आराम करने का इशारा करते हुए खुद ही किचन में चली गई। फिर चाय बनाने के दौरान वो मुसलसल उसके बारे में सोचती रही और ये भी कि उसने किसी नतीजे पर पहुंचने में इतनी देर क्यों लगा दी। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, बहुत सारे सवाल थे और जब दोबारा आकर उसके सामने बैठी तो वो खुद ही कहने लगा, मेरी जिंदगी में सबसे पहली और अहम औरत मेरी मम्मी है। मैं उन्हें इल्जाम नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि दानिस्ता या नादानिस्ता उनसे गलती जरूर हुई है, क्योंकि जब अंकल लगाड़ी से शादी के वक्त थी वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई थी तो उन्हें मेरे बारे में भी इसी वक्त सोचना चाहिए था। मैं इस वक्त सिर्फ 3 साल का ही तो था और इतने उम्र में जाहिर है मुझे जो सिखाया जाता मैं वही सीखता, लेकिन मम्मी ने मुझे हॉस्टल में रहने दिया, साथ ही मेरे तमाम इख्तियारात फादर को सौंप दिए। बहरहाल मम्मी को एहसास इस वक्त हुआ जब मैं अच्छा खासा समझदार हो चुका था, वो भी अंकल लगारी के कहने पर। एक दिन मम्मी के घर में सीने पर सुरेख का निशान बना रहा था जब अंकल लगारी ने मुझे टोका और मैं क्योंकि उनसे खासा मुंतफिर था, उन्होंने मुझसे मेरी मम्मी को छीना था, इसलिए मैं हर वो बात करके खुश महसूस करता जो उन्हें तेज दिलाने का सबब बनती थी। तुम्हें अंदाजा होगा कि ऐसे हालात का शिकार बच्चे ऐसी ही हरकतें करते हैं। फिर मम्मी ने लाख कोशिश की कि मैं उनके रास्ते पर चलूं, उनके मजहब को अपनाऊं, लेकिन मैं महज अंकल लगारी की वजह से इनकार करता गया। यहाँ तक कि एक दिन मम्मी मुझे छोड़कर वेस्ट इंडीज चली गई। जाते जाते वो मुझसे कह गई थी कि वो इस वक्त तक मुझसे कोई राब्ता नहीं रखेंगी जब तक मैं मुसलमान नहीं हो जाता। और क्या तुम यकीन करोगी कि उन्होंने मुझसे वही अल्फाज कहे थे जो वक्त रुखसत मुझसे कह आई थी, तुम्हारे लिए तुम्हारी राह, मेरे लिए मेरी राह। इस वक्त में पहली बार ठिठका था कि आखिर इस मजहब में ऐसी क्या बात है जो मेरी माँ मुझसे सारे नाते, सारे राब्ते तोड़ जा रही है। फिर इसी वक्त से मैंने इस मजहब के मुतालिक किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी। अगर तुम्हें याद हो तो तुमसे पहले तफसीली मुलाकात के वक्त मैंने कहा था कि मैं जानता हूँ मुसलमान अपने अकीदे में अटिल होते हैं। ऐसी ही और बातें जो तुमने सिर्फ सुन ली थी, ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं इतना कुछ कैसे जानता हूँ। तुम अगर इसी वक्त ये पस मंजर जान लेती तो यकीनन मुझे समझाने की कोशिश करती और इस वक्त मैं तुम्हारी बात मान लेता। फिर तुमने कोशिश की भी तो मम्मी के कहने पर, और इस वक्त तक मेरा ख्याल था कि मम्मी सिर्फ अंकल लगारी के कहने पर ऐसा चाहती हैं और अंकल लगारी तो मैं कोई बात नहीं मान सकता, कदर तवक्कुफ की बात कहने लगा। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली दूसरी अहम औरत थी और तुम भी मुझे मजहब की वजह से छोड़ आई। इस रात नोमिया में बहुत रोया और जब तुमने कहा था कि खुदा की मोहब्बत इतनी जोर आवर होती है कि उसके सामने सारे जज्बे अपनी मौत आ मरते हैं, तो मैं यही दुआ करता रहा कि मेरे दिल में भी वो मोहब्बत समा जाए ताकि मैं मम्मी को भी भूल जाऊं और तुम्हें भी। शायद कबूलियत ही घड़ी थी और फिर ये भी तो है कि तुम एक कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़कर थाम लूंगा। तो मेरे साथ यकीनन ऐसा ही हुआ कि इस रात की सैर जब हुई तो ऊपर वाला मुझे थाम चुका था। इसकी रस्सी को मजबूती से थामा तो सारे जज्बे मानिंद पड़ गए। वो मुठभेड़ सी बैठी थी, वो लम्हा भर को रुका, उसकी खुली आंखों में देखकर जरा सा मुस्कुराया, फिर कहने लगा, तुम पूछोगी मैंने इसी वक्त मुतल्ला क्यों नहीं किया था? बकौल तुम्हें फौरन नए मौसमों की नवीद क्यों नहीं दी थी? इस वक्त मैंने भी सोचा था तुम्हें फौरी मुतल्ला कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नए रास्ते पर तो मजबूती से कदम जमा लूं ताकि जब तुम्हारे पास आऊं तो पूरे यकीन और एतमाद के साथ कह सकूं मैंने तुम्हारी राह अपना ली। तुम्हारी राह कहने में कोई मुज़ैका केस तो नहीं है ना? नहीं की सूरत उसके सीने में दबी सांस होंठों की कैद से आज़ाद हुई। फिर जिन नज़रों से वो देख रहा था उनका मफहूम समझकर पलकें झुका ली तो वो हंस पड़ा। उसकी हंसी आज भी वैसे ही दिल फरेब थी। अब बताओ किस्सा को मोहब्बत में बदलने में कितनी देर लगेगी? कोई देर नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने मम्मी डैडी से मिलवाऊं। वो अब उसे एक पल के लिए भी मायूस नहीं कर सकती थी। उसके साथ
बाहर निकली। सबसे पहले ढलती सिया पैर के सूरज की नारंगी शुएं उनकी राहों में मुबारकबादी के फूल निशावर करने चली आई थी। जी तो मोहतरम नाजरीन, हमारा नॉवेल यहाँ पर खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये नॉवेल अच्छा लगा होगा। इंटरेस्टिंग, लेसनेबल, मोटिवेटेड, फ्रेंडशिप, स्टूडेंट लाइफ, आपको इस नॉवेल में हर चीज मिली होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की नॉवेल्स और कहानियां आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।